Good evening and welcome. इसको लॉक करना होगा 1 मिनट. Just see the transition face. Yeah, perfect transition lock and yes, video. Uh, so okay, let's start. अच्छा, सबसे पहली चीज अभी तक जो लोग आ चुके हैं, लेट्स सी देम. अंश, अच्छा पहले एक चीज बताता हूँ जितने लोग लाइव हो चुके हैं और सभी के लिए, या थोड़ी देर बाद बताऊंगा. फिलहाल अंश, कुलदीप, स्नेहा and Sneha, I think there are two Snehas, Ram Lakhan, Sneha Kumari and Sneha Rampariya, I think. Neelal Patel, Nilay, Rajal, Bhairavi, Guru Murari, Sahil, Divyansh, Jimmy, Jay, Rishabh. Okay. वेलकम टू द क्लास. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं 2 बार बताना चाहता हूँ, ठीक है? 2 बार बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं. लेट्स एक्सप्लेन इट ट्वाइस. जो आज से तुम्हें शुरू करनी है, तो क्या चीज है वो जरा सा देख लेते हैं. वेट अ सेकंड. हाँ, Eleventh A vision. Wait a second. Okay. स्क्रीन पे ध्यान से देखो. आई थिंक इसमें ये तुम्हारा एक लिस्ट है, सारे बच्चे देख रहे होंगे, और ये सबका सीरियल नंबर है ना? और टोटल जिन बच्चों को ज्वाइन करना चाहिए, आई थिंक स्क्रीन पे विजिबल होगा. तो आई थिंक सीरियल नंबर ही तुम्हारा रोल नंबर होगा. ये डिटेल स्कूल की तरफ से आई है. सीरियल नंबर तुम्हारा रोल नंबर होगा. तो ऐसे क्वारी नंबर है और एक सीरियल नंबर है, मेरिट नंबर है. आई थिंक तुम ये जो मेरिट नंबर है, ये पता नहीं क्या है, इसमें रोल नंबर कौन सा है? जस्ट कमेंट इसमें, एक इस लिस्ट में रोल नंबर क्या है. आई थिंक ये रोल नंबर होगा. हाँ, जो तुम्हारा सीरियल नंबर है वो रोल नंबर होगा. ठीक है? जैसे यहाँ पे उत्सव का 1 है, शेख कुमार का 2 है, गुरु मुरारी का 3 है, नील का 4 है, ऋषभ का 5 है ना? तो ये तुम्हें अपना रोल नंबर जो इस सीरियल नंबर में है, तो क्या तुम्हें रोल नंबर पता है अपना? से यस और नो. जो इस लिस्ट में नंबर है, रोल नंबर है, वो क्या तुम्हें पता है?
थर्ड कॉलम में क्या रोल नंबर है, पूरा लिखो अशोक जैन, या मुझे व्हाट्सएप कर दो। थर्ड कॉलम में रोल नंबर थोड़ी ना, ये रोल नंबर है, 39 रोल नंबर है, 41 रोल नंबर है। नो, तो ये सीरियल नंबर ही मैं रोल नंबर फिलहाल मानता हूं। एक्चुअली में एक्चुअली में समझ लो हमें करना क्या है। नो, यानी सीरियल नंबर को ही फिलहाल मैं रोल नंबर मानता हूं। मेरिट नंबर छोड़ देता हूं, जस्ट मेरिट नंबर छोड़ी, तो तुम्हें ये बात समझ में आ रही होगी। जस्ट सीरियल नंबर इज योर रोल नंबर, सीरियल नंबर इज योर रोल नंबर, ठीक है। सीरियल नंबर इज योर रोल नंबर, जो सीरियल नंबर है ये रोल नंबर है। अब तुम्हें व्हाट मीन्स नो, मेरिट नंबर नहीं, सीरियल नंबर इज नॉट, छोड़ो रोल नंबर नहीं है फिलहाल। अभी के लिए ऑनलाइन क्लास के लिए तुम्हें जो बता रहा हूं, सुन नहीं रहा हूं अपना सीरियल नंबर याद कर लो, ठीक है। अपना सीरियल नंबर याद कर लो। तुम्हें जब सबसे मेरिट नंबर मीन्स ये पता नहीं, ये स्कूल से मिला है, आई डोंट नो ये क्या है एक्चुअली में, हमारा पर्पस क्या है। ओके, वो जाने दो, वो सब छोड़ो, तुमने पहली बार देखा हो तो छोड़ो, मेरी बात सुनो। हमारा पर्पस क्या है इसमें कि टोटल स्कूल की तरफ से 44 बच्चे होने चाहिए, 42 बच्चे इसमें लिस्ट में, हाँ 42 बच्चे होने चाहिए, और लाइव आते हैं अप्रोक्सीमेटली 20 बच्चे। तो इसका मतलब बाकी बच्चों को हमें उनके घर पे फोन करना है कि वो लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो वो है। तो टोटल 44 बच्चे में से 20 बच्चे लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, है ना। और तुम्हारा भी इंश्योर करना है कि तुम रोज अपनी लाइव क्लासेस अटेंड करते हो कि नहीं करते हो। तो एक तरह से, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अपना सीरियल नंबर याद कर लो। अब जब भी अटेंडेंस होगी, आज ही से शुरू कर दो, अटेंडेंस में अपना सीरियल नंबर जो है वो क्या कहते हैं, सीरियल नंबर, हाँ अटेंडेंस में तुम्हें अपना सीरियल नंबर लिखना होगा। मैं ये जो लिस्ट है ये व्हाट्सएप में डाल दूंगा, जैसे मैं कुछ, तो ये कर से करना है। जैसे गुरु मुरारी का सीरियल नंबर 3 है, और इसमें कौन कौन है, जो ऋषभ भी है, शायद ऋषभ का सीरियल नंबर 5 है। तो अपने अटेंडेंस में जैसे पहले आते हो तो तुम्हें अटेंडेंस में डालना है, हटा रहा हूं इसको, तुम्हें अटेंडेंस में जानना है 5 ऋषभ, है ना। यहाँ पे ऑनलाइन में सबसे पहला काम आके करना है, कमेंट में लिखना है, जैसे 6 ये कौन है, राम कुमार सिंह, इसी में। और ये तो मैं आज व्हाट्सएप कर दूंगा मैं ग्रुप में। जैसे राम लखन का है 22, तो उसे उसे सिर्फ इतना लिखना है 20। अब इसमें स्कूल डालने की जरूरत नहीं है, सब एसवीवी के हैं, ठीक है। तो 22 राम लखन, बस। इससे क्या होगा कि हम जो तुम्हारा कमेंट होगा उसको देख के तुम्हारी अटेंडेंस पेपर पे लगा लेंगे। जैसे तुमने कमेंट किया 22 राम लखन, तो 22 राम लखन प्रेजेंट है, ठीक है। और जो बचे नंबर होंगे उनको फिर फोन किया जाएगा, नहीं तो तुम्हारे घर पे फोन चला जाएगा। अगर तुम कमेंट नहीं करोगे तो तुम्हारे घर पे फालतू में फोन जाएगा, ठीक है। और हर क्लास में ऐसे ही करना है, हर क्लास में, चाहे सर बोले, कोई सर बोले, सुधीर सर की क्लास में और प्रमोद सर की क्लास में और मेरी क्लास में, सबसे पहले क्लास शुरू होते ही जो वेटिंग टाइम से शुरू कर देना। आई थिंक 4-5 मिनट वेटिंग टाइम होता है, तो कोई हाई हाय हेलो जय श्री कृष्ण जय राधा कृष्ण ये सब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, वो बाद में कर लेना जाते समय। सबसे पहला काम जो है, हाँ ये राम लखन समझ गया, 22 राम लखन, बस। हाँ, तो उससे क्या होगा, ये प्रिंट आउट निकालूंगा, तो यहां से 22 राम लखन पे टिक लगा दूंगा, तो देखा जाएगा कि कितने बच्चों ने क्लास अटेंड की है। हाँ 7, हाँ, तो ये मैं प्रिंट भी कर दूंगा और तुम मुझसे पूछ भी सकते हो। ओके, आई थिंक अगर तुम्हें याद है तो, दिख रहा है तो देख लो, अभी से शुरू कर दो, जितने बच्चे हैं आज से शुरू कर सकते हैं, है ना। नहीं तो इसका मैं वो एक्सेल शीट है मैं भेज दूंगा, पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेज दूंगा, ठीक है। इसको मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेज दूंगा, जिसका दिख रहा है। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया, हाँ जैसे, हाँ वेरी गुड, ठीक है। 7 नंबर, तो हम क्या करेंगे, जैसे 3 नंबर पे गुरु है, तो 3 नंबर पे देख लेंगे, यहाँ पे 3 नंबर पे है, ये प्रेजेंट है ना, 3 नंबर प्रेजेंट है। तो इन सबको ये डेली अटेंडेंस लगेगी। अब इसमें जो नहीं ऑनलाइन क्लास में रहेगा उसके घर पे फोन जाएगा कि वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर रहा, बस इतना सा पर्पज है, ठीक है। हाँ 17 जो है, वेरी गुड वेरी गुड, समझदार हो। सारे का नंबर पढ़ दो, अब देख लो। अच्छा पढ़ देता हूँ, चलो एक बार पढ़ देता हूँ
चलो 44 पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट लगेगा। 1 नंबर पे उत्सव है, 2 नंबर पे शेष कुमार है, 3 नंबर पे गुरु मुरारी है, 4 नंबर पे नील, 5 नंबर पे ऋषभ है, 6 नंबर पे कुशलेंद्र है, ठीक है, 7 नंबर पे कृष है, 8 नंबर पे ट्विशा है, 9 नंबर पे भैरवी है, 10 नंबर पे आर्यन है, 11 नंबर पे व्रजेश है, आई थिंक यही पढ़ेंगे। 12 नंबर पे दीपेश कुमार है, 13 नंबर पे अंश है, 14 नंबर पे जिमी है, 15 नंबर पे यश कुमार है, 16 नंबर पे निलय है, 17 नंबर पे राजिल है, 18 नंबर पे जीत है, 19 नंबर पे केदा, ये सॉरी इतना बड़ा नाम है, आई कैन जो भी है यू कैन रीड इट। 20 नंबर पे वासु, तुम देख भी सकते हो, कुछ बहुत डिफिकल्ट है तो आई कांट, वेट अ सेकेंड। 20 तक आ गया था, 20 तक था, हाँ 20 तक आ गया था। 21 पे हरेंद्र, 22 रामलखन, 23 दिव्यांश, 24 बालकिशन, 24 रुद्रा, 25 रुद्रा, सॉरी 25 रुद्रा, 26 विकास कुमार, आई थिंक 27 कृषित, 28 देव, इट इज अ लॉन्ग नेम, 29 उज्जवल, 30 हरीश, 30 हरीश, 31 कुलदीप, 32 करण, 33 विराम एंड 33 विराम, 34 कृष, 35 ये तरुण कुमार एंड आई थिंक विजिबल हो रहा है, 36 वत्सल, 37 सलमा, 38 स्नेहा, 39 जय, 40 रफीक, 41 जो मुझे जैनिल, जो मुझे इजी लगता है वो मैं पढ़ देता हूँ, 42 तीर्थ, है ना। तो स्कूल की तरफ से फिलहाल ये लिस्ट मिली है, इसमें स्नेहा का 2 बार होना चाहिए, वो नहीं है, आई डोंट नो। खैर तुम्हें फिलहाल तो अपना हाँ ऐसे अटेंडेंस देनी है, 23 देवांश, हाँ इस तरह से, तुम समझ गया बस, ओके। तो मैंने बंद कर दिए, तो आई थिंक अब मुझे व्हाट्सएप करने की भी जरूरत नहीं है, तो सबको अपने नंबर मिल गए होंगे, फिर भी मैं व्हाट्सएप कर दूंगा इसका। स्नेहा तुम्हारी, हाँ स्नेहा तुम्हारा वही तो, स्नेहा 2 बार आना चाहिए। मैं बात करता हूँ सुधीर सर से, ये सुधीर सर ने मुझे दी है, बात करता हूँ स्कूल में, बात करता हूँ, ठीक है। फिलहाल ये स्कूल की तरफ से मिली है, हमने नहीं बनाई है, ये स्कूल की तरफ से हमको मिली है, हमने नहीं बनाई है, तो ये बाद में बताऊंगा कि तुम्हारा नाम क्यों नहीं है, ठीक है। शायद दूसरी शीट हो, शीट 1 शीट 2, 2 शीट तो नहीं है, एक ही शीट लग रही है, शीट 1 ही है, एक ही शीट है, 2 शीट तो है नहीं, चलो बाद में देखते हैं, आई विल चेक इट। एक स्नेहा का तो है, हाँ 38, दूसरी वाली स्नेहा का नहीं है, आई विल चेक इट, ये चेक करके मैं कल तक बताता हूँ, व्हाट्सएप करता हूँ, ये पूरी शीट व्हाट्सएप करता हूँ, या स्कूल में कांटेक्ट करो फिर, है ना, पहले मैं भी चेक करके बताऊंगा। चलो ये तुम्हें हर क्लास के पहले करना है, आते ही सबसे पहले ये करना है, बाद में और कुछ, और बीच में शुरू में हाय हेलो नहीं करोगे तो अच्छा रहेगा, तो सीरियल से सबकी अटेंडेंस मिल जाएगी। जाते समय जो है जय श्री कृष्ण करना, आते समय मत करना, तो अपना सारा वेरी गुड, आई थिंक तुम समझ गए। अब अपना क्लास में अपना क्लास शुरू करो, बाकी जिनके नंबर नहीं है वो देख लूंगा एक बार, शायद स्नेहा का ही नहीं है, बाकी सबका तो है, और किसी का कमेंट नहीं आया, तो वो चेक करते हैं कि कहाँ पर रह गया ना। ओके हाँ ठीक है, ये सब लोग आते पहले ये कर देंगे। अच्छा हम लोग कर रहे थे इंटीग्रेशन कर रहे थे, और इंटीग्रेशन का फॉर्मूले वगैरह बताए थे, इंटीग्रेशन का कल मीनिंग भी क्लियर किया था। इंटीग्रेशन थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ने से पहले इंटीग्रेशन के कुछ सवाल प्रैक्टिस करेंगे। आज का जो मतलब पढ़ने का लेक्चर फ्लो है
वो एक बार लेक्चर फ्लो देख लेते हैं क्या क्या हमें करना है। पहले लाता हूँ जस्ट सी द लेक्चर फ्लो। केमिस्ट्री हटाता हूँ, सब कुछ इसी में है। फिजिक्स, हाँ, इंटीग्रेशन था, मैं इस पर आता हूँ। ओके, तो इस पेज पे हम लोग शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलो, ओके, आज पहला काम करेंगे। पहले तो वार्म अप सेशन होगा। तुम लोग पढ़ाई के लिए वार्म अप, तो 5 क्वेश्चन इंटीग्रेशन के प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग टाइप के, है ना। पहला काम हम ये करेंगे, 5 क्वेश्चन इंटीग्रेशन के प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है ना, इंटीग्रेशन का मीनिंग पे प्रेजेंटेशन होगा। थोड़ा सा मीनिंग और समझेंगे। मीनिंग पे प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन। एंड थर्ड हम लोग फिर आ जाएंगे चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 फिनिश करीब करीब, आई थिंक आज नहीं तो कल फिनिश हो ही जाएगा चैप्टर 3 फिनिश। ऑब्वियसली मीनिंग समझेगा बहुत जल्दी। इंटीग्रेशन मीनिंग के बाद चैप्टर 3 बहुत जल्दी फिनिश होगा। चैप्टर 3 फिनिश और प्रैक्टिस करेंगे। फिर फिनिश करके मतलब एनसीईआरटी लेवल, जो यू कैन से कि एनसीईआरटी फिनिश करेंगे। एंड लास्ट फोर्थ काम है इसमें जेई नीट प्रैक्टिस। नीट क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो जेई नीट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, है ना। 5 क्वेश्चन जल्दी से तैयार हो जाओ। 5 क्वेश्चन इंटीग्रेशन के 5 क्वेश्चन से, ताकि एक वार्म अप हो जाए। तो जितना वार्म अप अच्छा होगा उतना। इंटीग्रेशन के 5 क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, हर टाइप के इंटीग्रेशन के। आज के 5 क्वेश्चन, सबसे पहले बहुत आसान क्वेश्चन उठा रहा हूँ, वेरी इजी क्वेश्चन उठा रहा हूँ। वेट, उठ जा, ये यहीं पे कर लें, एक मिनट। कमांड एक्स, वेट अ सेकेंड। हाँ, तो पहले 5 क्वेश्चन का एक सेट कर लेते हैं। टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। आज नहीं, आज या कल में करेंगे, टेंशन मत दो। आज नहीं, ये अपने को करना है, इस तरह से करना है, ठीक है। इस तरह से करना है, जेई नीट के क्वेश्चन का ऐसे करना है, ठीक है। इतना इस फ्लो में करना है। फिलहाल 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, है ना। फिलहाल तुम तैयार हो जाओ फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। और रूल एकदम स्पेसिफिक रूल, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग में रूल तुम्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करने होंगे। तो जो मैंने अटेंडेंस का रूल बना दिया वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा तुम्हें, सब बच्चों को। और दूसरा रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, 1 कमेंट, नो चेंज, 1 एंड फाइनल कमेंट। और मेरे आंसर बताने के बाद बिल्कुल कमेंट मत करना। तुम्हें आंसर पता लग जाए उसके बाद कमेंट करने की जरूरत नहीं। जैसे कुछ बच्चे हो गए कि मेरा आंसर देख लिया उसके बाद कमेंट कर रहे हैं, उसके बाद कमेंट करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो बाकी तुम मार्क्स अपने आप दे सकते हो, +4 और -1, है ना। मार्क्स कैसे मिलते हैं? सही करने पे +4 मिलते हैं, गलत करने पे -1 मिलते हैं, और छोड़ के आते हो तो कोई मार्क्स नहीं मिलते। तो ये जेई मेंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जनरल ट्रेंड है। तो फटाफट करो। पहला क्वेश्चन, मार्किंग स्कीम अपने आप खुद को मार्क दो, ठीक है। करेक्ट हो जाए तो +4 मार्क्स दे दो, गलत हो जाए तो -1 मार्क्स दे दो, और अनअटेम्प्टेड के मार्क्स हैं 0। तो हाँ, तो कमेंट आंसर चेंज करना अलाउड नहीं है। तो फर्स्ट एंड लास्ट कमेंट, भले ही देर में कमेंट करो, मगर आंसर चेंज करना अलाउड नहीं है। चलो, इजी सा है।
ठीक है, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा थीटा डी थीटा मैं शुरू कर देता हूं। इसका इंटीग्रेशन थीटा स्क्वायर बाय 2 आएगा, थीटा स्क्वायर बाय 2 आएगा, है ना। इसका स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाय 2 आएगा। और कल मुझसे अच्छा किसी ने बोला था इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के लिए, तो मुझे एक बार क्लास खत्म हो तो याद दिला देना, मुझे फॉर्मूले भेजने हैं तुम्हें। वो कुछ नहीं, गूगल से इमेज निकाल के फॉर्मूले भेजने हैं, वो याद दिला देना। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले एक साथ भेज दूंगा, तो व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। मैं भूल गया, 2 बार याद किया था मैंने, भूल गया। तो मुझे क्लास के बाद व्हाट्सएप करना कि सर सेंड फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ऐसे व्हाट्सएप कर देना सेंड फॉर्मूला, तो मुझे याद रहेगा, क्योंकि इतना काम है कि सब भूल जाता हूं मैं। ये आ जाएगा थीटा स्क्वायर बाय 2, और यहां पर लिमिट होंगी पाई से लेके 2 पाई तक, पाई से 2 पाई तक। शक्ल गायब ही कर देता हूँ, छोटा फोटो से फायदा क्या, बड़ा लगाऊं, जगह पूरी खाली हो, बीच बीच में बड़ा फोटो कर लूंगा। तो ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर, 1/2 बाहर आ जाएगा, तो पहले 4 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/2, और कितना हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो 3 पाई स्क्वायर बाय 2 आंसर आएगा, यानी आंसर डी आएगा। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अल्पित, राजल, नील, नील 2 है क्या, नील पटेल। नील 2 बार कमेंट ना करो, एक बार में समझ में आता है। अच्छा, बाद में डी कमेंट कर दिया, क्या मतलब हुआ। नील 2 बार गलती से हो गया होगा शायद। नील, राम लखन, मैसेज हटाओ नहीं प्लीज। अशोक, स्नेहा, स्नेहा के, स्नेहा आर बोलूंगा, ऋषभ, हनी, जिमी, ऋषभ, ओके, अच्छा, अशोक एंड कुलदीप, सभी का आंसर सही है, डी आंसर है। ठीक है, एक का भी गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। कोई भी गलत कमेंट नहीं कर रहा है, तो सब परफेक्शन के साथ सीख रहे हैं। बस ज्यादा लोग कमेंट करें तो अच्छा रहेगा, ज्यादा लोग कमेंट करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन का एक छोटा सा सेट। हम 5 से कम क्वेश्चन तो करते ही नहीं है, जब भी करते हैं 5 करते हैं। तो 1 मिनट, 2 मिनट इसको मैं अलग कर लूं, सवाल तो दिख गया होगा तुम्हें। ये है दूसरा सवाल, फटाफट दूसरा सवाल तेजी के साथ। इवेल्युएट इंटीग्रल i इज इक्वल टू 0 से पाई cos x। दूसरे का एक ही बार कमेंट, एक बार और आखिरी बार, एकदम परफेक्शन के साथ तुम लोग दे रहे हो टेस्ट। तुम्हें भी मजा आ रहा है और मुझे भी मजा आ रहा है, वेरी गुड। जीरो से पाई cos x dx, सेकंड का ए करना शुरू करता हूं, पहले कमेंट के बाद में करना शुरू कर देता हूं। ठीक है, तो cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो sin x होता है, माइनस sin x नहीं होता है, याद रखना। cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। फॉर्मूले मैं भेज दूंगा, जस्ट इसके बाद मुझे याद दिला देना। cos x का कल ही बताया था, cos x का इंटीग्रेशन cos x dx की जो वैल्यू होती है वो sin x होती है, तो इसका इंटीग्रेशन sin x आ जाएगा, और ये हो जाएगा 0 से पाई, तो यहां पे रखेंगे sin पाई माइनस sin 0। दोनों की वैल्यू 0 होती है, sin पाई भी 0 होता है। ठीक है, पाई पे y कोऑर्डिनेट आएगा और y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसका आंसर ए आ जाएगा। परफेक्ट। कुलदीप बी और डी क्यों कर दिया, इसका मतलब कुलदीप कभी कभी अच्छा, सेकंड का बी और डी, इसका क्या मतलब हुआ। बी डी 2 आंसर कैसे आ सकते, अच्छा दोनों सेम है इसलिए बी डी नहीं आएगा।
साइन में वाई कोऑर्डिनेट होता है ना, तो साइन जीरो भी जीरो होगा। देखो साइन में क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है, तो जीरो यहां पर आएगा और पाई यहां पर आएगा, तो साइन जीरो भी जीरो होगा और साइन पाई भी जीरो होगा। कोई टेंशन नहीं इसमें, गलत है जाने दो। मगर वेरी गुड, कुलदीप ने कमेंट चेंज नहीं किया, इसके लिए बहुत अच्छी बात है। नहीं तो और बच्चे होते कमेंट चेंज कर देते हैं। और कुलदीप को छोड़ के बाकी सबका सही है, मगर कुलदीप ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि गलत भी है तब भी कमेंट चेंज नहीं करना है। दैट इज वेरी गुड, ये ईमानदारी चाहिए सबकी, है ना। गलत भी हो जाए फिर भी कमेंट चेंज नहीं करना है, एक बार फाइनल। गलती हो जाए कोई बात नहीं, गलती हो जाए चलेगा, मगर डोंट चेंज योर कमेंट, डोंट चेंज योर कमेंट, गलती कितनी भी हो जाए। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, 1 2 3 5 क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। एक बार कमेंट, वंस कमेंट। बहुत अच्छी क्विज चल रही है, सब फटाफट कर रहे हैं, गलती से भेज दिया तो कोई बात नहीं कुलदीप, मगर कमेंट चेंज मत करना। एक बार फाइनल कमेंट, चलो फटाफट। गलत भी हो जाए तो कमेंट चेंज मत करना। जीरो से 1 e की पावर x dx, 0 से 1 e की पावर x dx, 0 से 1 e की पावर x dx। मैं पहले कमेंट का वेट कर रहा हूं। पहला कमेंट आ गया, अब मैं शुरू करता हूं इसको यहीं से। सबको पता है कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है और इंटीग्रेशन भी सेम होगा, एक्सपोनेंशियल। और इसकी लिमिट जो हो जाएंगी 0 से 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, e की पावर 1 माइनस e की पावर 0। e की पावर 1 तो e ही होगा, e की पावर 0 1 होगा, तो इसका आंसर आएगा e माइनस 1। ठीक है, एकदम परफेक्ट। अब की राम लखन ने फिर गलती कर दी, अब की आंसर ही टाइप नहीं किया। चलो वेरी गुड, थर्ड का बी, सबका सही है। आई थिंक राम लखन ने आंसर टाइप नहीं किया। ओके, और एक चीज और याद रखो, अगर मेरे आंसर के बाद फिर टाइप करना बंद कर दो, ठीक है। कोई भी अगर ये एक रूल फॉलो करो कि मेरे आंसर के बाद टाइप मत करो, क्योंकि फिर क्या फायदा, तुम आंसर पढ़ लेते हो तो फिर क्या फायदा, ठीक है, तब कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरे आंसर के बाद टाइप मत करो, ठीक है। तो अभी ये है, तो 3 क्वेश्चन। इसमें भी सब्स्टिट्यूशन रूल होता है ना, मगर उसको थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन में बीच बीच में आएंगे, धीरे धीरे करके दूंगा। इसमें भी चेन रूल की तरह कुछ होता है, इसमें भी चेन रूल की तरह होता है। एक आध इनडेफिनेट के सवाल कर लेते हैं, 2 और क्वेश्चन। 1 2 3 4 5। चौथा क्वेश्चन, ये चौथा वाला था और अब 5वां क्वेश्चन। नहीं ये चौथा है ना, नहीं ये तीसरा था, चौथा है अब चौथा है। ये तीसरा क्वेश्चन था, ये चौथा है। फोर्थ, जल्दी से फोर्थ क्वेश्चन, एक बार कमेंट बस। फोर्थ क्वेश्चन, मैं फोर्थ क्वेश्चन की कमेंट का वेट कर रहा हूं। मैं फोर्थ क्वेश्चन की कमेंट का वेट कर रहा हूं।
इसमें देखो बाकी भी यूट्यूब पे क्लासेस चलती हैं, लाइव क्लासेस, जिनके पास लाइव बहुत सारे बच्चे होते हैं, मगर इतना डिसिप्लिन कहीं नहीं होता। ये परफेक्ट डिसिप्लिन है कि कमेंट बच्चा सिर्फ आंसर के लिए कमेंट करता है, दैट्स वेरी गुड। परफेक्ट डिसिप्लिन डिजिटल क्लास, वेरी गुड। फोर्थ का कमेंट आ गया, हम करते हैं। फोर्थ का कमेंट आ गया, करते हैं, हम शुरू करते हैं। वेरी गुड। मेरे और मैं आंसर पूरे सोल्यूशन के बाद बताता हूं, तो तब तक तुम कमेंट कर सकते हो जब तक तुम्हें आंसर नहीं मिलता है, मगर मेरे आंसर बताने के बाद फिर कमेंट मत करना। तो तब तक तुम्हारे पास टाइम है। x की पावर 1/2 dx हो जाएगा, है ना, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/3 dx हो जाएगा। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 प्लस 1, तो 3/2 हो जाएगा, और नीचे फिर उसी से डिवाइड हो जाएगा 3/2, और यहां पर x की पावर 1/3, तो यह आ जाएगा 4/3, है ना, 4/3, और नीचे फिर 4/3 से ही डिवाइड हो जाएगा, नीचे फिर 4/3 से ही डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, आई थिंक अब तो आंसर देख लिया जाए, अब तो ज्यादा मेहनत कर, और आखिरी में कांस्टेंट ऐड कर देंगे, तो आखिरी में कांस्टेंट ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 2/3 x की पावर 3/2 प्लस आएगा, तो प्लस यही वाला, आई थिंक बी सही है, बी सही है ना, 2/3, हाँ 2/3, आई थिंक बी सही है। हाँ, तो अब तुम्हारी तरफ देखा जाए, एकदम परफेक्ट, फोर्थ का सभी का सही है, किसी का भी गलत नहीं है। वेरी गुड, 100% परफेक्ट, 100% लर्निंग। और इसी के साथ आखिरी सवाल, और ये क्विज बहुत अच्छी गई, करीब करीब सारे बच्चों ने 100% क्वेश्चन के आंसर्स दिए हैं, इट इज 100%। एक ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, चलो दिख गया होगा, शुरू कर दो, अभी ये लेने जा रहा हूं। वेट, दूसरे पेज पे, कॉस थीटा, टेन थीटा, डी थीटा, फटाफट करो। लास्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ एंड लास्ट वन। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ का कमेंट आ चुका है, देखते हैं इसको। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा टैन थीटा प्लस, यहां पे डी थीटा लिखोगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा सेक थीटा डी थीटा। तो सभी को पता है कॉस थीटा, टैन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, डी थीटा माइनस, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, 1। तो यहां पे तो ये कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बचेगा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा माइनस थीटा प्लस सी, यानी बी।
बी। सी कैसे आएगा भाई? साइन थीटा बचेगा ना, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। बी, हाँ चलेगा। ए और डी ऑप्शन ही नहीं है, ए और डी आंसर नहीं है ना। फिफ्थ का बी है, इसमें कच्चा खा गए। ए डी ऑप्शन नहीं है, सी नहीं है। नहीं सी, सी भी वही है ना, बी और सी भी सेम है ना। नहीं सेम नहीं है, अलग है। बी होगा उसमें प्लस, बी है, कोई दिक्कत नहीं, बी है। हाँ बीच में प्लस है। ओके, फिफ्थ का बी। रिपीट करना क्या है इसमें? रिपीट क्या करना, देखो आंसर क्या आ रहा है। साइन थीटा का, यहाँ पे कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस थीटा प्लस सी होगा। तो वो तो एक ही आंसर है, यहाँ पे तो प्लस थीटा है। ठीक है, वन स्टेप में आएगा। ओके, वन स्टेप में आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो हो गया, पूरा हो गया, देख लिया। अगली चीज करनी है इसका इन डेप्थ में, और फिर एनसीईआरटी का पूरा करते हैं, है ना। इसका इन डेप्थ करते हैं, फिर एनसीईआरटी का पूरा जो है इंटीग्रेशन का मतलब। इसमें एक्सप्लेन करने वाली बात क्या है भाई? क्या एक्सप्लेन करो इसमें? कॉस थीटा टेन थीटा है, टेन थीटा को लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा माइनस डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, कल बताया था, और प्लस माइनस थीटा, बीच में माइनस है। बीच में माइनस नहीं है, प्लस है। ओ बाय मिस्टेक, सॉरी, मेरे से ये बहुत गलती क्यों हो रही है आजकल। नहीं नहीं, ये है प्लस है भाई, माइनस कहां से आ गया? सॉरी, माय मिस्टेक, ये प्लस है भैया, तो यहां पे प्लस होगा, तो ये प्लस आएगा, तब तो गड़बड़ है भाई। माइनस कॉस थीटा प्लस थीटा तो दो है ना, नहीं एक ही है, तब तो सी आएगा। सॉरी, सी सही है, सी सही है, माइनस कॉस थीटा प्लस थीटा आएगा, सी सही है, बी नहीं है, सी है। हाँ, जो शुरू वाले उन्होंने सही दिया है। राम लखन का सही था, स्नेहा का गलत था, जय का सही था, साहिल का सही था, एडी से मतलब ही नहीं है, अल्पित ने कुछ नहीं दिया, जिमी का सही था, हनी का भी सही था, नील पटेल सही था, गुरु मुरारी, अल्पित, आलाप, आई थिंक गुरु मुरारी इज बेटर वर्ड, सही था। कुलदीप समझ गया भाई? हाँ, फोन किया, बीच में प्लस है, समझ आ गया। बीच में रुक गया है अभी तो भी। अच्छा, एक मिनट देखता हूं, नहीं रुका तो नहीं लग रहा मुझे। एक मिनट, क्या स्ट्रीमिंग रुक गई? एक मिनट चेक कर, एक मिनट चेक करता हूँ, चेक करना दो, चेक करता हूँ। इसमें तो रुका, आ गया, चेक करो, स्ट्रीम आ गई। इसमें तो दिख नहीं रहा कुछ भी। नाउ इट इज ओके, हाँ इस पे दिख रहा। हाँ चलो, अभी इतना स्ट्रीम पूरे दिन में पहली बार हुआ है। ओके, यस करते रहो, परफेक्ट। एक बार सारे लोग कमेंट कर दो यस। ओके, स्ट्रीमिंग परफेक्ट। ओके चलो, स्ट्रीमिंग पर, चलो क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं आगे बातें, अब करते हैं, अब कुछ और करते हैं।
अब तो एक्सप्लेन कर दिया, फिर से करूं क्या? चलो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो फिर बाद में हट जाएगा। यहां पर क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा टेन थीटा डी थीटा प्लस कॉस थीटा सेक थीटा डी थीटा। मैंने गलती से पहले माइनस लिख दिया था, ठीक है। शाम को गलतियां वैसे कम होती है, दिन में ज्यादा होती है। हाँ कर रहा हूं। तो कॉस थीटा टेन थीटा डी थीटा है, टेन थीटा को लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कैंसिल हो गया, डी थीटा बचा। यहां पे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा को हम लिख लेंगे वन अपॉन कॉस थीटा, तो इधर आ जाएगा वन डी थीटा, ठीक है। और यहां पे बचेगा साइन थीटा खाली, साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, और खाली डी थीटा का कितना होगा, थीटा। आई थिंक ये तो समझ में आ गया होगा कि खाली अगर डी थीटा लिखा है तो उसका इंटीग्रेशन जैसे खाली dx का x होता है वैसे खाली डी थीटा का थीटा हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा प्लस कांस्टेंट। तो आंसर इसका बी आएगा, नहीं बी नहीं सॉरी, इसका आंसर सी आएगा, आंसर इसका सी आएगा। चलो अब आता हूं, आगे बढ़ता हूं, एक प्रेजेंटेशन पे चलते हैं हम लोग। प्रेजेंटेशन में ये है कि एक बार फिर से थोड़ा सा, कल मैंने मेहनत की थी ये समझाने में कि इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मतलब क्या होता है। आज फिर थोड़ी सी और मेहनत करता हूं एक प्रेजेंटेशन की मदद से कि इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मतलब क्या होता है। वेट अ सेकेंड। एक सेकेंड का इंतजार करिए। दो मिनट में एक प्रेजेंटेशन आ रहा है जिसमें हम शो करेंगे कि, क्योंकि आगे ग्राफिकल मतलब का बहुत यूज होने वाला है, क्योंकि कल किसी को यह समझने में दिक्कत आ रही थी कि एरिया निगेटिव कैसे होता है, ठीक है, एरिया कैसे निगेटिव होता है। एरिया निगेटिव कैसे होता है। मैं एक डिफिकल्ट एग्जांपल, नहीं अभी सर्कल वर्कल नहीं लेता हूं, एक वेट एक सेकंड। चलो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रेजेंटेशन है, हल्का सा, लेट्स सी कि क्या होता है। देखता हूं, ठीक है। ये कल एरिया, जैसे कल हमने समझा था कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, है ना। कल हमने समझा था कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, है ना। स्ट्रीमिंग एक बार और चेक कर लेता हूं कि फाइन है कि नहीं फाइन है, मैंने हटा भी दिया जस्ट, है ना। स्ट्रीमिंग के लिए एक बार और कमेंट कर दो परफेक्ट स्ट्रीमिंग, क्योंकि है ना, फिर समझाता हूं। ओके आई थिंक परफेक्ट है ना, फिर समझाता हूं। ओके चलो, यहां पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स आ रहा है, यहां पे स्ट्रीमिंग परफेक्ट। यहां पर 3 से 3 एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू निकालनी है। जो फंक्शन है उसका ग्राफ दे रखा है, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो कल मैंने समझाया था कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। कल मैंने 2-3 एग्जाम्पल लिए थे, उसकी हेल्प से ये समझाया था कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। अब ये सवाल कहता है कि 3 से 3 ये सब एरिया दे रखे हैं, तो 3 से 3 एफ एक्स डी एक्स क्या होगा। अगर ये एरिया
कल शायद कोई मुझसे, हाँ कुलदीप मुझसे पूछ रहा था कि एरिया नेगेटिव कैसे हो सकता है, तो मैंने कहा था इसको अच्छी तरह से याद रखो कि x, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसके ऊपर वाला एरिया है ना। अभी अगर जगह है तो मैं आ जाता हूँ, क्योंकि फोटो भी जरूरत है, ऐसा लगे कि कोई पढ़ा रहा है। थोड़ी सी जगह है, जब दिक्कत होगी चला जाऊंगा, ठीक है, दिक्कत होगी तो चला जाऊंगा। तो यहाँ पर कल हाँ कुलदीप ही कह रहा था कि नेगेटिव एरिया तो होता नहीं है, मगर तब उसको समझाया था कि इसको अच्छी तरह से दिमाग में रख लो कि एरिया नेगेटिव होता है। फिलहाल मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, फिलहाल तुम्हें पता होना चाहिए कि एरिया इज नेगेटिव, एरिया नेगेटिव होता है। थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा, मोशन प्रैक्टिकली समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल ऐसे मैथमेटिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फिलहाल तो यही सवाल पूछूंगा कि एरिया पॉजिटिव ही क्यों होना चाहिए, नेगेटिव क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल तो मेरा एक ही सवाल है कि एरिया नेगेटिव क्यों नहीं होना चाहिए। चलो इसी को समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है। फिलहाल ये तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, और अच्छी तरह दिमाग में बैठना चाहिए कि जैसे अगर कोई कर्व है, इसके ऊपर का एरिया पॉजिटिव लेना है और नीचे का एरिया नेगेटिव लेना है। तो इसमें दिया हुआ है ये एरिया -5 है, ये एरिया -3 है, ये एरिया 7 है। तो 3 से 3 तक, 3 से 3 तक, जरा इसमें कमेंट करो 3 से 3 तक fx dx क्या होगा। इसका आंसर कोई कमेंट करेगा? 3 से 3 तक fx dx की वैल्यू क्या होगी? कोई कमेंट करेगा बच्चा कि इसका आंसर क्या होगा? यहां पर कोई भी फंक्शन है 3 से 3 तक, उस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है 3 से 3 तक, कल मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन बता दिया था। हाँ अल्लाह, ये सही, आई थिंक बिकॉज इट्स बिलो द एक्स एक्सिस। हाँ ये भी हो सकता है x। फिलहाल इसका आंसर बताओ, इसका आंसर गैस करो कि 3 से 3। यस, वेरी इंटेलिजेंट। गुरु मुरारी कहूंगा, ये गुरु मुरारी एक्चुअल में गुरु है, और बाकी सब फिर आगे गुरु हैं। वेरी गुड, क्योंकि 3 से 3 इंटीग्रेशन 0 होगा, है ना। तो इसी पॉइंट पर इसी के नीचे का एरिया क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी पॉइंट पर इसी के नीचे का एरिया कितना हो जाएगा? 0। तो 3 से 3 तक। हाँ फोटो दिक्कत कर रहा है, फोटो गायब करता हूं। प्रेजेंटेशन में तो फोटो गायब ही करना चाहिए, है ना। तो fx dx जो है वो a से a कोई भी हो, इससे बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हो गई। अगर लिमिट सेम है और यहां पे कोई भी लिखा हो, sin x, cos x, tan x, कुछ भी लिखा हो, अगर लिमिट सेम है तो याद रखना एरिया अंडर द कर्व 0 हो जाएगा। तो यहां पर x² लिखा हो, cos x लिखा हो, sin x लिखा हो, जो मर्जी हो लिख लो, ठीक है। इस फंक्शन से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, फंक्शन से फर्क नहीं पड़ता। चलो आगे बात करते हैं, ये 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, इसी में नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, यहां पे बताओ, थोड़ा सा ये थोड़ा नीचे वाला नहीं दिख रहा होगा, यहां पे पूरा एरिया है। एक मिनट, ये ऐसा ही आया प्रेजेंटेशन में, तो किसी तो समझ आ रहा होगा, नीचे भी है पूरा, -7 दिख रहा होगा। जरा 7 to 4 fx dx की वैल्यू बताओ। 7 to 4, 7 से 4 तक 7 to 4 fx dx की वैल्यू क्या होगी? 7 to 4 fx dx की वैल्यू क्या होगी? 7 to 4। हाँ कुलदीप का ये सवाल अच्छा है, ये तो फिजिक्स में भी है कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, एरिया कैसे? कुलदीप के सवाल का, हाँ कुलदीप के सवाल का जवाब दे रहा हूं। कुलदीप ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये तो फिजिक्स में भी है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती तो एरिया कैसे? तो डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव होती है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, मगर डिस्प्लेसमेंट तो होती है। तो जब डिस्टेंस निकालते हैं तो एरिया पॉजिटिव ही लेते हैं, मगर जब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तब एरिया नेगेटिव लेते हैं। ये अभी आएगा फिजिक्स में, डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव होता है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है इसलिए एरिया नेगेटिव होता है। तो इसकी वैल्यू, इसको कमेंट करो। तो इसको कमेंट किया है 2। चेक करते हैं कि आंसर सही है कि गलत है, ठीक है, चेक करते हैं। 4 to 7, यहां पर 4 to 7 जाएंगे तब हो जाएगा 2। 4 to 7 जाएंगे तब हो जाएगा 2, मगर यहां पर उल्टा चल रहे हैं, ठीक है, उल्टा चल रहे हैं। अगर 4 to 7 जाएंगे तो fx dx की वैल्यू, ठीक है, अगर 4 to 7 जाते तो 2 हो जाती, ठीक है, 4 to 7, मगर यहां पर तो 7 to 4 है, उल्टा है। तो ये 7 to 4 होता है -4 to 7 fx dx।
तो ये हो जाएगा, उल्टा चलेंगे तब भी -2 हो जाएगा। तो ये भी समझ लो, अगर आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो एरिया पॉजिटिव एरिया है। अगर पीछे की तरफ आ रहे हैं तो जैसे 4 to 7 एरिया निकालना है तो +2 हो जाएगा, 7 to 4 निकालना है तो -2 हो जाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट कर लो, ये शायद मतलब फिजिक्स में कहीं आ सकती है, कहीं कमी आएगी, मगर है ना, मैथ्स में तो आएगी आएगी ये बात, ठीक है। तो 2 नहीं -2 होगा, क्योंकि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो ये उल्टा कर लेंगे, ठीक है, ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये थोड़ी बहुत बातें हैं जो समझाने वाली। नाउ इसमें ये है, इसमें कुछ और सवाल पूछता हूं तुमसे, जस्ट कुछ और सवाल अपनी तरफ से बना के पूछता हूं, जल्दी से बताना। एक मिनट अपना पेन लेके आता हूं, पेन की व्यवस्था कर रहा हूं, 2 मिनट, कुछ और सवाल इसमें पूछूंगा। ये हो गई मेरे पेन की व्यवस्था। तो पेन की व्यवस्था हो चुकी है। काला पेन ले लेता हूं, इस पे काला ही अच्छा लगेगा। रोल अप, चलो शुरू कर देता हूं। अब बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस, यही फंक्शन है, -6 से लेकर 7 तक fx dx की वैल्यू कितनी होगी? -6 से लेकर 7 तक, -6 से लेकर 7 तक fx dx की वैल्यू कमेंट करो। -6 से 7 तक fx dx की वैल्यू कितनी होगी? -1, ठीक है। ऊपर का एरिया पॉजिटिव हो गया 7, अब तो पूरा ले रहा हूं ना, -6 से लेकर 7 तक, तो ये हो जाएगा -5 -8 और 7, तो कितना हो जाएगा? -1। वेरी गुड, ठीक है, ओके। तो इस तरह से, तो ये हम, हाँ वेरी गुड, समझ आ गया। चलो अब आ जाते हैं, अब चलते हैं फिजिक्स की तरफ, है ना। अब फिर से एक बार फिजिक्स की तरफ चलते हैं और इसका मतलब समझते हैं, और 2 मिनट के लिए, ठीक है, एनसीईआरटी के प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। दो मिनट का रिलैक्सेशन, और अब चलते हैं एनसीईआरटी के प्रेजेंटेशन की तरफ। तो ये हमारा पूरा एनसीईआरटी है, मैंने इसमें से हम कुछ चीजें लेते रहेंगे जो बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। आई थिंक मैंने एक्सेलरेशन भी तुम्हें समझा दिया था, एवरेज एक्सेलरेशन वगैरह बता दिया था, ठीक है। इंटीग्रेशन, हाँ ये सब बता दिया था। एवरेज वैल्यू निकालना सिखा दी थी, ये सवाल करा दिया था। एवरेज एक्सेलरेशन सब बता दिया था। ए dv/dt के सवाल करा दिए थे, है ना। रेक्टिलिनियर मोशन ये है, यहां पर एक्सेलरेशन ग्राफ, 1 सेकेंड वेट करो। बीटी ग्राफ बता दिया था। अभी एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ की तरफ आएंगे, और कुछ डेरिवेशन ऐसे हैं जो तुमने पहले भी किए होंगे, और उन डेरिवेशंस को करेंगे, ठीक है, उन डेरिवेशंस को करेंगे। और मैं एक बार देख रहा हूं कि मुझे इसमें से क्या लेना है, थोड़ा बहुत लेना है, ज़्यादा अपने आप कराना है। चलो शुरू करता हूं, मैं ये प्रेजेंटेशन बंद करता हूं, 1 सेकेंड।
ये फिलहाल मुझे नहीं चाहिए, इसका काम हो गया तो इसको बंद किया जाए। इसको चाहिए तो ये है यहाँ पर स्क्रीन जो है ब्लैक स्क्रीन से काम चल जाएगा। नाउ अब हम लोग को बात करनी है इसमें कि वेलोसिटी टाइम अगर ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, वीटी ग्राफ हमने डिस्कस कर लिया था। वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है, वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है। तो एक बार हम उन चीजों को रिकॉल करते हैं, और मुझे चाहिए एक बढ़िया सा लिखने की डिवाइस। यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे ये हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ। वेट 2 मिनट रुक जाओ, डेस्कटॉप से हटा देता हूँ चीज़ें ताकि ये मुझे डिस्टर्ब ना करे। सारा फोल्डर डेस्कटॉप से हटाता हूँ। चलो यहीं पे अब लिखना शुरू कर देता हूं। तो अभी तक हमने जो सीखा है, अभी तक मैंने तुम्हें सिखाया है, उसको एक बार अगर हम याद करें तो मैंने तुम्हें एक्सटी ग्राफ सिखाया है। अगर एक्सटी ग्राफ है, ठीक है, एक्सटी ग्राफ है, तो एक्सटी ग्राफ कुछ अगर ऐसा है रफली, टाइम एक्सिस इधर है और एक्स एक्सिस इधर है, और कोई भी एक्सटी ग्राफ है, कोई भी, ठीक है, कैसा भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है ना। तो एक्सटी ग्राफ में जो टेंजेंट का स्लोप होगा वेलोसिटी होगा, ठीक है, वेलोसिटी हो जाएगा dx अपॉन dt, ठीक है, वेलोसिटी dx अपॉन dt। एक्चुअली मैं प्योर फिजिक्स की बात करता हूं, अब 100% फिजिक्स की बात करता हूं थोड़ा। आई थिंक मैथ सफिशिएंट स्ट्रांग हो गई तुम्हारी, अब मैं 100% फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करूंगा, है ना। फिजिक्स में अब जो मेथड यूज होता है उसको कहते हैं डीआई मेथड। उसको हम फिजिक्स में एक बहुत स्पेशल मेथड है कैलकुलस का, उसको कहते हैं डिफरेंशियल इंटीग्रल मेथड, डीआई मेथड। फिजिक्स में कभी ऐसे नहीं यूज होता कि डिफरेंशिएशन अलग पढ़ाएं, इंटीग्रेशन अलग पढ़ाएं। हम लोग एक ही मेथड यूज करते हैं, डीआई मेथड। अभी तक मैंने मैथ्स तुम्हारा स्ट्रॉन्ग कराया, ताकि अभी बात करेंगे एक्स। तो व्हाट इज एक्स हियर? एक्स इज पोजीशन, एक्स इज पोजीशन। मैं आई थिंक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो तुम्हें बता चुका हूं, फिर से लूंगा, घबराओ नहीं, फिर से लूंगा, डिटेल में लूंगा, ठीक है। एक्स क्या है सब समझ में आ जाएगा। एक्स है पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तीन सवाल करा चुका हूं, उसके बाद पूछ रहे हो एक्स क्या है, ठीक है। ये तो मैं रिवाइज 3 सवाल हो गए, एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर वगैरह करके 3 सवाल हो चुके हैं। एक स्नेहा ने डाउट भी पूछा था एनसीईआरटी से, ये कौन पूछ रहा है व्हाट इज डीआई? हाँ, डीआई तो एक्सप्लेन कर रहा हूं। डीआई मतलब डिफरेंशियल इंटीग्रल मेथड। डी का मतलब है डिफरेंशिएशन, और आई का मतलब है इंटीग्रेशन। तो हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मेथड यूज करते हैं। उस मेथड का पहला फॉर्मूला है कि v dx अपॉन dt होगा अगर xt कर्व है, ठीक है। अगर xt कर्व है तो v की वैल्यू हो जाएगी dx अपॉन dt। अगर xt कर्व है तो v की वैल्यू हो जाएगी dx अपॉन dt, ठीक है। और xt कर्व में कुछ नहीं होगा, xt कर्व के नीचे का एरिया कुछ नहीं होगा, ठीक है। xt कर्व के नीचे का एरिया कुछ भी नहीं होगा, इसके नीचे का एरिया कुछ नहीं मिलेगा हमें। जैसे इसके नीचे का अगर एरिया निकालोगे कोई, तो दिस विल गिव नथिंग। तो इसके नीचे के एरिया की हम बात नहीं करते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, ये तो xt कर्व में हो गया, तो dx क्या, dx अपॉन dt क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। आई थिंक अब ये नहीं पूछना कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, ठीक है। ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब कोई बच्चा ये सवाल पूछे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है,
तो मैं कहूंगा कि पीछे जाओ, पीछे देखो, इतने दिन से समझा रहा हूं, ठीक है। ये तो एक्सटी कर्व की बात हो गई। फिर अगर वीटी कर्व की बात करें इसमें, ये तो एक्सटी कर्व की बात हो गई। अब अगर वीटी कर्व की बात करें, वीटी कर्व की, तो ऑब्वियसली वीटी कर्व में वीटी ग्राफ होगा। ऐसे कैसे भी हो सकता है। वीटी ग्राफ से एक चीज तो निकालोगे, ए इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी। मैंने कहा था ये दो फॉर्मूले ही इंपॉर्टेंट है। ए इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी। ये मुझे अपनी शक्ल का याद नहीं रहेगा तो मैं हट ही जाता हूं, मैं भूल जाता हूं कहां लिखना है, मुझे इतना ध्यान नहीं दूंगा, तो सब सुन लो। तो ए इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी, तो ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी। मैंने तुम्हें बताया था कि दो ही फॉर्मूले हैं, एक तो v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, एक a इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी, ठीक है। तो वीटी ग्राफ में भी टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। वीटी ग्राफ में भी टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। इसके बाद इस मेथड में क्या है कि v इज इक्वल टू होता है डी एक्स अपॉन डी टी। यहां पे एक बार इस फॉर्मूले को फिर से लाएंगे, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट, ऐसे टेंजेंट का स्लोप निकालोगे, अभी इसको यूज करेंगे। हाँ, जर्क होता है डी अपॉन डी टी, जर्क का सवाल भी कराया था ना, हाँ जर्क होता है। यहां पे टेंजेंट का स्लोप a मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ टेंजेंट ये होगा एक्सेलरेशन। ना अब यहां पर एक बार फिर से उस फॉर्मूले में जाते हैं जो ये फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, और इसको ऐसे लिख लेते हैं, dx इज इक्वल टू वी डी टी, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको करते हैं इंटीग्रेट, INT का मतलब है इंटीग्रेट, याद रखो d का मतलब है डिफरेंशिएट, INT का मतलब है इंटीग्रेट, या मैं और इसका इजी वर्ड बता रहा हूं, I का मतलब है इंटीग्रेट करना, तो इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा v dt, ठीक है। तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx, यहां से कंटिन्यू करता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dt, ठीक है। तो ये गया, सपोज करो x इनिशियल से लेकर किसी पॉइंट से शुरू हुआ, और यहां पे टाइम इनिशियल से लेकर टाइम फाइनल तक। तो इसको हम लिखेंगे, dx का इंटीग्रेशन होता है x, ये हो जाएगा x इनिशियल से लेकर x फाइनल, ठीक है। इसको ऐसे ही छोड़ दो, t इनिशियल से लेकर t फाइनल, v की वैल्यू कुछ t के टर्म में आएगी, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे डेल्टा x, डेल्टा x का मतलब हुआ x फाइनल माइनस x इनिशियल इज इक्वल टू v dt, और इसका मतलब हुआ एरिया अंडर वीटी कर्व, ये मैं सब सिखा चुका हूं अभी। यानी जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डेल्टा x क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, और इसका मतलब हो गया एरिया अंडर वीटी कर्व, अंडर वीटी कर्व। समझ आई बात। चलो, ये पूरा ज्ञान सुनना ध्यान से, ये जितना भी अभी तक ज्ञान अर्जित किया है ना, अभी शायद ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, अभी तक जितना ज्ञान हमने अर्जित किया है सब एक साथ यूज करते हैं। अब फिजिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही सवाल में हम पूरा ज्ञान यूज करते हैं, इसलिए फिजिक्स गणित से बहुत टफ है। गणित में
एक सवाल में एक कंसेप्ट लगेगा। अब मैं एक चीज दूंगा जिसमें पूरा अभी तक का ज्ञान अर्जित किया है, वो सारा का सारा ज्ञान हमें लगाना पड़ेगा। तो इस ज्ञान को रखने की कोशिश मत करो। एक सवाल दूंगा, और एक नहीं, ऐसे कई सवाल हो सकते हैं। और फिजिक्स में सवाल तुम खुद भी बना सकते हो, ये बात है। फिजिक्स में तो खुद ही बनाओ सवाल, है ना। कुछ भी नहीं बनेगा, मगर खुद सवाल इजी बना सकते हो। तो ऐसे ही एक सिचुएशन लेता हूं जिसपे जो अभी तक चीज सीखी है सब लगाने की कोशिश करूंगा। पहले दिन से जो सिखा रहा हूं, अभी तक जो सिखाया है, मैं सब एक साथ लगाने की कोशिश करता हूं। देखते हैं, ये सब पूरा ज्ञान लिखा हुआ है। जो अभी तक ज्ञान सिखाया मैंने समराइज कर दिया। एरिया अंडर कर्व सभी को पता है, बीटी ग्राफ के नीचे का एरिया, बीटी ग्राफ के नीचे का एरिया। तो अगर इसको देखें, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया अंडर द कर्व होता है, ठीक है। और ये एरिया जो है बीटी ग्राफ के नीचे का एरिया क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। फिलहाल मैं इसको रटाना नहीं चाहता। एक एग्जांपल लेता हूं, पीछे यहीं पे लिखा हुआ है, एक एक चीज को यूज करेंगे, समझेंगे। अभी ये मान के चलता हूं मैं कि ये तुम्हें समझ में नहीं आया। हालांकि अगर तुम कमेंट करोगे समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल मैं मान के चलता हूं ये तुम्हें पूरी तरह से समझ में नहीं आया, इसको मैं यूज करूंगा तब समझ में आएगा। तो इसका यूज करता हूं, एक बहुत आसान सा सवाल बनाता हूं, और अब फिजिक्स में ले चलते हैं। फिजिक्स ऐसे होती है, देखो फिजिक्स में असली फिजिक्स क्या होती है वो आप समझोगे तो, ठीक है। तो हम अब प्रैक्टिकली बात करें। सवाल कोई भी रॉकेट साइंस वाला सवाल नहीं, मैं यहीं पे खुद से सवाल बना रहा हूं अपने मन से, और बहुत आसान सा बनाऊंगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं बनाऊंगा, मगर पूरा ज्ञान लगाएंगे। तो अभी तक आ गया तो बहुत अच्छी बात है, मगर मैं मान के चलता हूं कि अभी नहीं आया, ठीक है। मैं मान के चलता हूं कि अभी थोड़ी देर में आएगा। जैसे फिजिक्स के वाले के हिसाब से पढ़ोगे, एक बात दिखा दूं कि फिजिक्स वाला जो है तो वो रटने को एकदम प्रिफर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मैं नंबर लाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, बन गई। चलो, तो शायद सेम सवाल हमने 9th 10th क्लास में भी मोशन में किए थे ऐसे, मगर उसमें कुछ नंबर लाइन देते थे। तो मान लो ये कहीं पे ओरिजिन, अभी एक ही डायरेक्शन, ये ओरिजिन है, ठीक है। और हर जगह एक पार्टिकल चलता है, ठीक है। एक पार्टिकल, एक आदमी, एक कार, सब एक पॉइंट होते हैं। चाहे पार्टिकल हो, आदमी हो, कार हो, फिजिक्स में एक पॉइंट होते हैं। तो मैं खिलाने के लिए तुम्हें खिलौने नहीं दे रहा हूं, यहाँ पे कोई भी चीज चला लो, इस पॉइंट को जो मर्जी हो मान लो, आदमी, खिलौना, कार, जो मर्जी हो, बस वो चल रहा है, बस वो चल रहा है, ठीक है। तो चल रहा है तो वो x इज इक्वल टू 1 पे चलेगा, 2 पे चलेगा, 3 पे चलेगा, 4 पे होगा, 5 पे होगा, 6 पे होगा, 6 पे होगा, है ना। तो ये तुम्हें बचपन में सिखाया गया था 9th में। यहां पर एक विशेष तरह से चल रहा है, स्पेशल तरीके से। वो तरीका क्या है, सिंपल तरीका है। इसकी जो पोजीशन है, इसकी कोई भी पोजीशन, ओरिजिन से नापेंगे, इसकी जो पोजीशन है x, वो t के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। x इज इक्वल टू टी। ये मैं बहुत आसान ले रहा हूं, और इसमें एक समझना, फिजिक्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग ब्यूटी ऑफ फिजिक्स है। चाहे आसान हो या कठिन हो, मेथड सेम होता है। फिजिक्स में हर जगह वही मेथड लगेगा, सेम टू सेम मेथड। अगर तुम मेथड को पकड़ गए तो आज के दिन फिजिक्स खत्म हो गई। अगर तुम इसी चैप्टर में, काइनेमेटिक्स में, मेथड को तुमने पकड़ लिया तो तुम समझोगे बार बार मैं उसी को रिपीट करूंगा, एक ही चीज बार बार रिपीट करूंगा, चाहे वो कुछ भी पढ़े हम, ठीक है। चाहे वो सर्कुलर मोशन पढ़े, चाहे एसएचएम पढ़े, कुछ भी पढ़े, कोई भी मोशन हो, एक ही चीज को बार बार रिपीट करेंगे। तो अगर तुम इस बात को समझ गए, मेथड को समझ गए, तो वही मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर ये जो पार्टिकल है वो x इज इक्वल टू टी के अकॉर्डिंग चल रहा है। मतलब क्या हुआ, हटाता हूं अपने आप को, ये पार्टिकल x इज इक्वल टू टी के अकॉर्डिंग चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साफ है कि t इज इक्वल टू 1 पे, ये x इज इक्वल टू 1 पे है। इसका मतलब क्या हुआ, ये मतलब तुम समझते हो, ठीक है। अब तुम समझदार हो, ये मतलब समझ गए कि इसका मतलब क्या हुआ। क्योंकि समय, एक्चुअली में मोशन क्या होता है, मोशन क्या होता है, अगर तुम्हें अपना बचपन, यहां पे बचपन भूल मत जाना, 9th क्लास का जो नॉलेज है वो भूल मत जाना।
9th क्लास में सिखाया गया था, समय के साथ जो पार्टिकल की पोजीशन चेंज होती है उसको हम मोशन कहते हैं। उस समय मैथमेटिकल टर्म नहीं था, उस समय अगर पूछते थे कैसे ऐसा क्या हो रहा है, ऐसे कैसे समय के साथ चेंज होगी, मगर यहां पे तो दिख रहा है ना, ये पोजीशन है, एक्स है पोजीशन और टी टाइम है, ये समय के साथ चेंज हो रही है, टाइम के साथ चेंज हो रही है। टाइम 0 है तो एक्स 0 है, टाइम 1 है तो एक्स 1 है, जितना टाइम है उतनी पोजीशन है। मगर ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा हमेशा नहीं हो सकता, ये टी स्क्वायर भी हो सकता है, ये t+2 भी हो सकता है, ये √t भी हो सकता है, कितने भी सवाल बन सकते हैं। तो एक सिंपल सिचुएशन में समय के साथ पोजीशन इसकी चेंज हो रही है, x की t के साथ चेंज हो रही है, ठीक है, x की t के साथ। तो t = 0 पे x 0 है, और ये दिया हुआ है सवाल में, सवाल बनाते समय कि पार्टिकल, अक्सर हम पार्टिकल को t = 0 पे शुरू करते हैं। तो मान लो ये पार्टिकल t = 0 पे स्टार्ट हुआ है ना, हाँ, तो यहां पर पोजीशन चेंज हो रही है। टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब क्या हुआ, यहां पे तो गणित दिखा रहा है ना, ये टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सचेंज हो रहा है, तो पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, ठीक है। करते हैं इसमें मैं सवाल, एक पर्टिकुलर सवाल नहीं पूछता, हर चीज देखते हैं क्या हो रहा है, इसका एनालिसिस करते हैं। तो ये बहुत आसान है, इसका अगर मैं अब ज्यादा फेयर नहीं करूंगा, रफली बनाऊंगा, ठीक है। हाँ, y = x जैसा है, तो अशोक यहां पर x की जगह टाइम ले लेंगे और y की जगह x ले लेंगे। ग्राफ अगर प्लॉट करना है, कि नॉर्मली जो ग्राफर होते हैं वो y x के बीच में होते हैं, तो यहां पर y x की जगह हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस अगर याद करोगे तो अच्छा रहेगा। x जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, y वर्टिकल एक्सिस है, तो यहां पर टाइम जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। एक्स वाई कुछ ऐसा, एक्स वाई से कभी कभी कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने जब ग्राफ बताया तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, यहां पर y का काम x कर रहा है और x का काम t कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम शो करोगे और वर्टिकल एक्सिस पे x शो करोगे। तो y और x की जगह याद रखो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। y का मतलब वर्टिकल कर लो, x का मतलब हॉरिजॉन्टल कर लो। तो यहां पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम है, वर्टिकल एक्सिस पे पोजीशन है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा बहुत सिंपल सा ग्राफ बनेगा, x और t के बीच में ग्राफ बनेगा। तो हर चीज पूरा इसमें ज्ञान अर्जित जो किया है वो सब लगा सकते हो। तो पहले दिन से जो ज्ञान अर्जित किया है वो सब लगाएंगे हम। ये t = 0 पे ही शुरू हो रहा है, उसके पहले नहीं शुरू हो रहा है, तो t = 0 के पहले का ग्राफ नहीं बनेगा, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं ये चीज t = 0 पे शुरू हो रही है ना। ये जरूरी नहीं कि कोई चीज t = 0 पे शुरू हो। अक्सर जो सवाल बनाने वाले होते हैं फिजिक्स में, ठीक है, यहां पर हर चीज प्रैक्टिकली समझना, अक्सर सवाल बनाने वाले जो फिजिक्स में सवाल बनाते हैं वो टाइमर तब शुरू करते हैं जब कोई चीज शुरू होती है, जब कोई चीज स्टार्ट होती है। जैसे कार हमारी स्टार्ट हुई, हमने तभी टाइमर शुरू कर दिया, मगर ये जरूरी नहीं है। टाइमर हो सकता है पहले से चल रहा हो, या टाइमर हम देर में शुरू करें। तो अगर टाइमर तुम देर में शुरू करते हो, अपनी स्टॉप वॉच जो भी टाइमर है देर में शुरू करते हो, और कार पहले चल गई, तो टाइम की नेगेटिव वैल्यू में भी कार चल रही होगी, है ना। तो टाइम की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि अगर सपोज करो कार के चलने के 10 मिनट बाद तुमने टाइमर चलाया, तो उस समय 0 टाइम होगा, और 10 मिनट पहले का टाइम क्या होगा, नेगेटिव होगा। मगर फिलहाल ये सब कंफ्यूजन से बचने के लिए हम जो प्रयोग कर रहे हैं, हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट में ये कार t = 0 पे शुरू है और x की वैल्यू t के अकॉर्डिंग ऐसे चेंज हो रही है। तो अपना जो पहले ग्राफ का ज्ञान था वो लगाओ, तो xt ग्राफ ऐसे हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। मैं यहां पर फेयरली नहीं बना रहा हूं, तो xt ग्राफ ऐसे हो जाएगा, दिस इज xt ग्राफ। तो ये समझ गए होगे, दिस इज xt ग्राफ। तो इसका xt ग्राफ जो है वो ऐसे होगा, इसकी पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग ऐसे चेंज होगी, ठीक है। इससे टाइम के अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। और हमने क्या ज्ञान अर्जित किया देखते हैं, ठीक है। इसी से हम सब निकाल देते हैं, कोई जो भी ज्ञान अर्जित किया वो यहां से निकल जाएगा। अब अगर हमें, मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं देता हूं, इसमें सब चीजें लगाता हूं। तो दूसरा ज्ञान हमने समझा है कि इसकी अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है, इसकी वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, किसी भी समय पे इसकी वेलोसिटी। अब फिलहाल के लिए मैं एवरेज वेलोसिटी की बात नहीं करूंगा, याद रखो, फिलहाल मैं एवरेज वेलोसिटी नहीं लाऊंगा। एवरेज वेलोसिटी अगर पूछा जाए तो सावधान हो जाओ, एवरेज वेलोसिटी होता है ΔX/ΔT, पोजीशन का डिफरेंस अपॉन टाइम का डिफरेंस, ठीक है।
तो उसके लिए थोड़ा सावधानी की जरूरत है, उसके लिए फॉर्मूला dx अपॉन dt नहीं होता। मगर अक्सर सवालों में वो अलग से निकाल देंगे, सवाल कोई पूछेगा तो जैसे 2 सवाल कर भी चुके हैं हम लोग इसके। तो अगर अभी हम सीधे बात करें, अगर किसी भी समय पे इसकी वेलोसिटी निकालनी है, खाली x इक्वल टू t दिया है, तो किसी भी समय पे इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो dx अपॉन dt करेंगे, ठीक है। तो dx अपॉन dt करेंगे, मगर x की वैल्यू तो t के बराबर है, तो d बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा, t की पावर 1 हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन का जो ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये 1t की पावर 1 माइनस 1। पावर रूल, जैसे यहां पे d बाई डी टी ऑफ t की पावर 1 है, तो उसी अगर d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1 होता तो 1x की पावर 1 माइनस 1 होता। तो यहां पर जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो आ जाएगी 1 इंटू टी की पावर 0, यानी वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। यानी इसकी वेलोसिटी हमेशा 1 होगी, बाद में मैंने यूनिट लगा दी, इसकी वेलोसिटी हमेशा 1 होगी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी 1 होगी मतलब। और दूसरा वेलोसिटी क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप। अभी मैंने बताया इस ग्राफ से इसका मतलब क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप, तो इसके टेंजेंट का स्लोप कांस्टेंट होगा हर जगह। अगर मैं टेंजेंट का स्लोप निकालूंगा तो वो कांस्टेंट है, ठीक है। अगर कोई मुझसे पूछ देगा कि यहां पे tan थीटा क्या होगा, ये थीटा है या यहां पे tan थीटा है, तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि tan थीटा की वैल्यू क्या है, मैं क्या बताऊंगा, tan थीटा की वैल्यू कितनी बताऊंगा, 1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी vt ग्राफ बनाऊंगा, अगर मैं यहीं पर इसका vt ग्राफ बनाऊं, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, कोने में कोना दिखाई दे रहा होगा, मैं चाहता हूं सब एक ही उसमें हो जाए। अगर मैं इसका vt ग्राफ बनाऊं, मैं अगला पेज ले लूं क्या, चलो अगला पेज ले लेता हूं, या इसी पेज में दिखाता हूं, चलेगा, छोटा छोटा दिख रहा होगा। अगर मैं इसका vt ग्राफ बनाऊं तो v तो कांस्टेंट है, और t इज इक्वल टू 0 से ये शुरू हुआ है, तो v कांस्टेंट है ना, तो इसका vt ग्राफ ऐसे होगा, इसका vt ग्राफ ऐसे होगा। तो इसको मैं समझने के लिए या तो मैथ से समझूं या फिर लॉजिकली भी समझ सकता हूं। फिजिक्स में हर जगह बहुत सारी चीजों को लॉजिकली समझते हैं, अगर तुम्हें गणित नहीं लगानी है तो सीधा लगाओ, क्योंकि यहां पे स्लोप कांस्टेंट है। लॉजिकली क्या हुआ, xt ग्राफ का स्लोप फिक्स है, इसका मतलब xt ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है, तो यहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और कांस्टेंट होगी। तो या तो मैथ से लगाओ या फिजिक्स में लॉजिकली लगाओ। तो अभी तुम्हें इस लॉजिक के अंदर समझ में आ रहा होगा। तो ये हमने ज्ञान लगाया, vt ग्राफ का ज्ञान लगाया, अभी तक इतना ज्ञान हमने लगाया, आगे ज्ञान लगाते हैं इसमें। आगे हमने सीखा, जो जो सीखा है सब हम लगा रहे हैं अभी तक। आगे हमने सीखा है कि एक्सेलरेशन जो है वो dv अपॉन dt होता है, हाँ वेरी गुड, एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है वो dv अपॉन dt हो जाएगा, और v की वैल्यू कांस्टेंट है। अब पूरी फिजिक्स में तुम्हें यही करना है, पूरी फिजिक्स में इसके अलावा फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स खत्म, d1 अपॉन dt क्या हो गया, 0। अब मैं इसी चीज को रिपीट करूंगा, लॉजिकली मैकेनिक्स एक टॉपिक है वो खत्म, ठीक है, खत्म, फिजिक्स मैंने खत्म कर दी, अब खाली एप्लीकेशन है, ठीक है। जो मैकेनिक्स होती है, जो काइनेमेटिक्स होती है वो खत्म। ये समझ सकते हो, अगर मैं स्ट्रिक्टली बोलूं तो 11th क्लास की 50% फिजिक्स खत्म हो गई, ठीक है। अब फोर्स का कंसेप्ट अलग से सीखना है, बाकी 50% खत्म, हर जगह यही लगेगा, जहां भी मोशन आएगा, जहां भी वेलोसिटी आएगी, जहां भी एक्सेलरेशन आएगा, यही बेसिक कंसेप्ट लग गया, इसके अलावा और कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। और जो भी आएगा सब यहीं से आएगा, जो भी आएगा सब यहीं से आएगा। तो मेन कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, सब यहीं से आएगा। हाँ, एक्सेलरेशन इसका 0 हो जाएगा, और अगर मैं इसका AT ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, अगर मैं इसका AT ग्राफ बनाता हूं तो A तो 0 है, 0 का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ग्राफ नहीं होगा, t तो वैरी कर रहा है ना, तो इसका जो AT ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के अलाउंग होगा, ऐसे AT ग्राफ ऐसा होगा, कोई ग्राफ नहीं बनाएगा वो नहीं चलेगा। 0 वैल्यू है मगर टाइम तो चेंज हो रहा है, वैल्यू 0 है मगर टाइम चेंज हो रहा है, वैल्यू 0 है मगर टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, AT ग्राफ हो गया। तो सारे ग्राफ वगैरह मैंने सिखा दिया तुम्हें, ठीक है। तो AT ग्राफ हो गया। नाउ AT ग्राफ के, अब देखो यहां पे जो VT ग्राफ बना था, VT ग्राफ के नीचे का एरिया क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है।
वीटी ग्राफ के नीचे का एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहां पर अगर डिस्प्लेसमेंट अगर कोई पूछे कि मान लो 0 से लेकर कोई भी सेकंड ले लो, कुछ भी निकाल सकते हो इसमें, 0 से लेकर जर्क कहां, जर्क भी 0 होगा, जर्क भी 0 होगा, जर्क ज्यादा यूज नहीं होता। तो अगर कोई पूछे कि 4 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो एक तो तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है 1/4, या एरिया से भी देख सकते हो, 4 एरिया हो जाएगा। तो या तो वीटी ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल लो, वो 1/4 ही होगा, तो एरिया से भी वही कंसेप्ट आएगा और 1/4 डायरेक्टली वही आएगा। और क्या ज्ञान लगा सकते हो इसमें, ठीक है ना। एक और चीज होती है, हालांकि ये सिचुएशन बहुत सिंपल है, मगर एक और चीज दिखाता हूं। यहां पे सारी चीजें एक ही सवाल में, छोटे छोटे सवाल में सारी चीजें लग सकती है, हर तरीके से तुम एनालाइज कर सकते हो। बड़े सवालों में भी यही लगेगा, मैं छोटे सवाल में लगा रहा हूं, तुम बड़े सवाल में लगाओ, ठीक है। एक और चीज होती है, एक्सेलरेशन होता है dv/dt, ठीक है, एक एक्सेलरेशन होता है dv/dt, है ना, एक्सेलरेशन होता है dv/dt, ठीक है। तो यहां से क्या कर दोगे, एक्सेलरेशन होगा dv/dt, तो यहां पर तो एक्सेलरेशन 0 है, तो dv/dt 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब dv 0 हो जाएगा, dv का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, 0 होगा, मतलब वेलोसिटी 0 होगी, चेंज इन वेलोसिटी 0 है, ठीक है। अगर इसको मैं ऐसा लिखूं, इंटीग्रेट कर लो, मान लो इंटीग्रेट कर लो, इनिशियल वेलोसिटी से लेकर फाइनल वेलोसिटी तक, इधर तो 0 है, कुछ इंटीग्रेट भी नहीं होगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन v होगा, और इनिशियल वेलोसिटी से लेकर फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। पेन का कलर चेंज करो, तो इससे क्या मिलेगा मुझे, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। यहां पे जरूरत नहीं है, फिर भी मैं कर रहा हूं, तो रिजल्ट क्या मिलेंगे, वही जो हम जानते हैं, वो रिजल्ट मिल जाएगा जो हम जानते हैं, तो सिंपल सी बात मिल जाएगी, तो कुछ भी मुश्किल नहीं, ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ग्राफिकली एनालाइज करो, सारे तरह के ग्राफ हो गए, तो एटी ग्राफ अगर उसका उल्टा भी एनालिसिस करो, देखो अगर उल्टा एनालिसिस, सीधा चल गए, अब उल्टा भी आना होगा। अगर एटी ग्राफ ऐसा है, एटी ग्राफ ऐसा है, ठीक है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो एटी ग्राफ इस तरह का, तो वीटी ग्राफ ऐसा होगा, वीटी ग्राफ वेलोसिटी की कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, वीटी ग्राफ ऐसा होगा। वीटी ग्राफ का स्लोप 0 है, वीटी ग्राफ में अगर dv/dt करोगे तो 0 है ना। वीटी ग्राफ में स्लोप एक्सेलरेशन होता है, तो यहां पे dv/dt करोगे तो 0 आएगा, ठीक है, dv/dt करोगे तो 0 आएगा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ 0 आएगा। और क्या कर सकते हो, अगर वीटी ग्राफ ऐसा है तो एक्सटी ग्राफ ऐसा होगा, एक्सटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होगा। तो ये सब रिवर्स एनालिसिस भी आना चाहिए कि वीटी ग्राफ अगर प्लस है, वीटी ग्राफ का वेलोसिटी जो है वो एक्सटी का स्लोप होती है, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सटी का स्लोप कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये है, हाँ, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर, इसका मतलब क्या है, 1 है। तो ये सारा तरह का एनालिसिस हो गया, ठीक है। तो सेम तरह का एनालिसिस एक और करते हैं, चलो देखते हैं, सेम तरह का एनालिसिस करते हैं, बेसिक एनालिसिस। एक्सेस पीछे चलाता हूं, इसको साफ कर लेता हूं। इसके पहले भी पेज था, पूरा ही साफ हो गया। अब देखो, ध्यान से देखना, क्या ध्यान से देखना वो देखना।
वही स्ट्रेट लाइन मोशन है। टेक व्हाइट कलर, वही स्ट्रेट लाइन मोशन है। थोड़ा बड़ा भी बनेगा तब भी चलेगा। ओके, सपोज यहां पर ओरिजिन है, कहां पे अभी दिखा रहा हूं, यहां पर ओरिजिन है, ठीक है। तो एक पार्टिकल चल रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, मान लो पार्टिकल यहां से चला, ऐसे चल रहा है और एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। इसकी पोजीशन है मान लो इसकी पोजीशन x इज इक्वल टू टी स्क्वायर के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है ना, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। मतलब t इज इक्वल टू 0 पे इसकी पोजीशन x इज इक्वल टू 0 है, और t इज इक्वल टू 1 पे x 1 है, t इज इक्वल टू 2 पे x 4 है, इस तरह से, ठीक है। t इज इक्वल टू 1 पे इसमें, तो इसकी बात हम करते हैं, एक एक करके सवाल पूछता हूं, वो बताओगे तुम बेसिक एनालिसिस से। फर्स्ट, ठीक है। अब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप का सहारा लोगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप का सहारा लोगे। एक आध सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग करेंगे, तो व्हाट्सएप का सहारा होगा सब्जेक्ट में। तो कमेंट, जिसको सब्जेक्टिव करने का शौक है वो व्हाट्सएप के सहारे मुझे भेजता जाए, ठीक है। जो भी, मैं तब तक व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूं, मेरा साइड में व्हाट्सएप मैं देख लेता हूं, व्हाट्सएप का सहारा, क्योंकि क्लास में होता तो देखता कॉपी पे, मगर क्लास है नहीं इसलिए व्हाट्सएप का सहारा लेना पड़ता है। मैं दो विंडो खोल लेता हूँ, एक में व्हाट्सएप और एक में वो, व्हाट्सएप को दूसरे विंडो पे ले आता हूँ। वेट, व्हाट्सएप इसी पे खुल गया। तो एक विंडो पे व्हाट्सएप है और फिजिक्स 11 भी। एक्सप्लेन अगेन, कैन यू, क्वेश्चन नंबर 5 अगेन। चलो, हाँ, अब मैं एक एक सवाल पूछता हूं, छोटे छोटे सवाल, उनका तुम जवाब दो। इसका एक्स टी ग्राफ कैसा होगा? एक्स टी ग्राफ कैसा होगा? ठीक है, जवाब दे सकते हो। इसका एक्स टी ग्राफ तो तुम ट्राई कर सकते हो, इसका एक्स टी ग्राफ होगा, सेंड कर सकते हो मुझे, है ना। पहला सवाल, एक्स टी ग्राफ कैसा होगा। दूसरा सवाल, इसकी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगी। इसका मतलब है किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकाल सकते हो। वेलोसिटी और टी में क्या रिलेशन होगा, है ना, वीटी में क्या रिलेशन होगा, वेलोसिटी टी के टर्म में। वेलोसिटी सीधे नहीं निकालनी है, तो मैं वैल्यू नहीं निकालनी है, हाँ सिमिलर टू होगा मगर बना के। अब डेसिमल की जरूरत नहीं, अब हाथ से बना के, अब तुम्हें इतना तो याद होगा, है ना। वेलोसिटी ये नहीं, इसमें कमेंट मत करो, वो गुरु महाराज, इसमें कमेंट मत करो, व्हाट्सएप पे भेजो, इसमें बना के भेजो, ये मुझे नहीं चाहिए, है ना। इस पे कमेंट मत करो, ये उस पे पूरा करके भेजो, क्योंकि इसमें बहुत सारा पूछूंगा। वेलोसिटी एट टी टाइम टी क्या होगी, है ना। फिर वीटी ग्राफ क्या होगा, इसमें वीटी ग्राफ कैसा होगा। फिर तीसरा, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसा होगा। ठीक है, एक्स टाइम का फंक्शन कैसा होगा। 5, एक्स टी ग्राफ कैसा होगा। एक्स टी ग्राफ कैसा होगा।
ठीक है। सिक्स्थ, एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा? एटी ग्राफ कैसा होगा? बस जर्क तो निकालते नहीं, इतनी चीजें निकाल सकते, इतनी चीजें निकाल सकते हो, ठीक है, इतनी चीजें निकाल सकते हो। चलो देखते हैं, इसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स करूंगा। ओके, तो इसको तो मैं पेपर पे करके भेजना है, ऐसे काम नहीं चलेगा इसमें। तो ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए ठीक है, मगर सब्जेक्टिव के लिए ठीक नहीं है। तो सारे सवाल एक एक करके भेजो या सारे एक पेपर पे करके भेजो, है ना, मैं बीच बीच में देखता रहूंगा। हाँ, आ भी गया। ये क्या चीज है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर एक्सटी ग्राफ, ये किसने भेजा है? ये ऐसा एक्सटी थोड़ी ना होगा। एक्सटी कौन सा भेजा है? हाँ, ये सही है, एक्सटी ग्राफ ऐसा होगा, मगर डिटेल, पूरा डिटेल बनाने की जरूरत नहीं है। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मत दिखाओ, वो तो याद करने के लिए था, बेसिक समझने के लिए। शुरू करें इसको। पहला है एक्स टी, ये मिटा देता हूं। पहला सवाल है एक्स टी ग्राफ इसका कैसा होगा, एक्स टी ग्राफ कैसा होगा। तो ये, और ये चीज, अच्छा ये दिया होगा, ये चीज, अच्छा एक एडिशनल चीज दी है, ये शुरू हो रहा है t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे शुरू हो रहा है, मतलब टाइमर तभी शुरू किया जब हमने इसको शुरू किया। तो टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है, टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, टाइम के साथ पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है, ठीक है, टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है। ओके, ना शुरू करते हैं। एक्सटी ग्राफ कैसा होगा बनाते हैं। अब इसमें एग्जैक्टली नहीं बनाना है, मैं अब देखो, मैं फ्री हैंड ड्राइंग कर रहा हूं, अब ज्यादा नहीं दिमाग लगा रहा, फ्री हैंड बना रहा हूं, ऐसे बना रहा हूं। तो मैं वैल्यू पुट करके नहीं दिखाना है ऐसा, बस बस उसका शेप बताना है ऐसा हो। तो एक्सटी ग्राफ तुमने देखा ही। अब अगर इधर टाइम एक्सिस है और इधर एक्स है, तो तुम्हें ग्राफर से पता है कि ऐसे कुछ होता है, ठीक है, और इसमें नेगेटिव पार्ट वाला नहीं लेना है, तो एक्सटी ग्राफ ऐसे होगा। आई थिंक लिटिल बिट रफ बना रहा हूं, मगर चलेगा, थोड़ा ऐसे, मतलब फ्री हैंड ड्राइंग करते हैं, बस चलेगा, ज्यादा मेहनत मत करो इसमें, बस ऐसे एक्सटी ग्राफ होगा, आइडिया लेते हैं, बस इतना सा बोलना है। और ऐसे छोटा छोटा बनाओ, हाँ ऐसे, ज्यादा 1 2 3 4 लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही। अब क्योंकि अब 50 बार बनाना पड़ेगा, ये पता नहीं, अभी तो बहुत सारे आएंगे, तो अब कितना बनाओगे ये, बस ग्राफ का आइडिया होना चाहिए तुम्हें। दूसरा सवाल है कि v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, ये पहला सवाल कर दिया हमने। दूसरा सवाल है v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक ही पेज पे लिख, अच्छा देखो कैसे, अगर लिख के भेजना है, ध्यान से, सारे बच्चे तो देख रहे हैं, ध्यान से सब दोनों, लिख के भेजना है, जैसे मैं लिख के भेज रहा हूं वैसे लिख के भेजो। एक देख लो पहले, क्योंकि अभी दूसरा सवाल भी दूंगा, एक देख लो वैसे, ठीक है। और बड़ी मजेदार बात है कि पहले दिन से जो हमने ज्ञान अर्जित किया है सबका यूज होगा, पूरा यूज होगा, ठीक है, तो सब ज्ञान, पूरा ज्ञान अपना लगा। v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, तो v तो होता है dx अपॉन dt, ठीक है, और x की वैल्यू है t स्क्वायर, x की इक्वेशन दे रखी है t स्क्वायर, है ना, x की इक्वेशन दे रखी है t स्क्वायर, तो v हो जाएगा dx अपॉन dt।
तो भाई डी बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2t हो जाएगा, तो वेलोसिटी हो जाएगा 2t। तो ये पहला वाला हो गया, दूसरा वाला हो गया। तीसरा वीटी ग्राफ कैसा होगा, तो यहां पर चाहे मैथ से समझो, अब यहां पर जो है बच्चे सब लोग ध्यान से देखो, यहां पर दो दो अप्रोच होंगे, एक तो गणित का अप्रोच होगा और एक जो है लॉजिकल अप्रोच होगा, ठीक है। अक्सर जो बच्चे होते हैं, मतलब जो नीट वाले बच्चे होते हैं जिनके पास मैथ्स नहीं होती है, ठीक है, या मैथ्स इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, तो कई बार जो है हम लोग लॉजिकली समझाते हैं। मगर मैंने तुम्हारी मैथ्स स्ट्रांग कर दी है, बेसिक मैथ, तो उसको बेसिक मैथ से भी समझ लो, लॉजिकली भी समझ लो, ठीक है, दोनों तरीके से समझ लो। देखो बेसिक मैथ से कैसे समझेंगे, बेसिक मैथ से सॉरी लॉजिकली कैसे समझेंगे, लॉजिकली तुम्हें अभी पता है कि एक्सटी ग्राफ में अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, अगर एक्सटी ग्राफ में टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसका स्लोप जो है वो क्या होता है, उसका स्लोप वेलोसिटी होता है। तो टेंजेंट का जो स्लोप है वो वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो इसमें जो वेलोसिटी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। देखो थीटा की वैल्यू, थीटा छोटा है, वो लगातार ऐसे बढ़ता जाएगा। तो थीटा यहां पे छोटा है, थीटा वेरिएबल है, ठीक है। तो यहां पे अगर रफली एग्जांपल लो, तो यहां पे मान लो है मान लो 10 डिग्री है, तो यहां पे 15 डिग्री हो जाएगा, यहां पे 20 डिग्री हो जाएगा, ऐसे। तो लगातार ये बढ़ता जा रहा है। तो अगर बढ़ता जा रहा है तो वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है, वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जीरो, जब t इज इक्वल टू जीरो है तो वेलोसिटी जीरो है। देखो फिजिक्स इसलिए डिफिकल्ट है, फिजिक्स में देखो जरा सा सवाल है, सुनना ध्यान से, कितना दिमाग लग रहा है, कुछ सवाल नहीं है। फिजिक्स में गणित की तरह सॉल्व नहीं करना होता है, कितनी तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उस चीजों को, ठीक है। हर जगह मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करूंगा, अब यही खत्म है, पूरा एनालिसिस ऐसे ही करूंगा। तो तुम्हें वो एनालिसिस समझना है, सवाल चाहे आसान हो या कठिन हो, तो मैं पहले आसान सवाल लेके तुम्हें लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कौन कौन से हथियार तुम्हारे पास होने चाहिए, ठीक है। तो देखो t इज इक्वल टू जीरो पे v जीरो है, अभी मैं गणित बिल्कुल नहीं लगा रहा, अब मैं सीधा लॉजिकली समझा रहा हूं कि t इज इक्वल टू जीरो पे v की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो जिस बच्चे को गणित नहीं आती है वो क्या करेगा, कहेगा t इज इक्वल टू जीरो पे v इज इक्वल टू जीरो, ठीक, t इज इक्वल टू जीरो पे v इज इक्वल टू जीरो, ठीक, बड़ा मजा आया, t इज इक्वल टू जीरो पे v इज इक्वल टू जीरो हो गया। फिर बोलेगा कि यहां पर टेंजेंट का जो स्लोप है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जाएगी, है ना, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और उसको एक चीज रटनी पड़ेगी कि वेलोसिटी अगर बढ़ती जाएगी तो यहां पर एक चीज दिमाग लगाना होगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से, अच्छा अब एक चीज इसमें है कि वेलोसिटी ऐसे कर्व में भी बढ़ सकती है, ठीक है। तो वहां पर लॉजिक थोड़ा सा फेल हो जाएगा, लॉजिक थोड़ा फेल हो जाएगा, तो वहां पर गणित काम आएगी कि स्ट्रेट लाइन में बढ़ेगी तो क्यों बढ़ेगी, वो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इसका अगर ग्राफर से देखोगे तो v इज इक्वल टू 2t आएगा, है ना। इसका अगर vt के बीच में ग्राफ देखोगे तो गणित वालों को ज्यादा अच्छी तरह समझ में आता है कि एग्जैक्टली ग्राफ कैसा होगा। तो इसका vt ग्राफ जो है वो ऐसा होगा, ठीक है। इसका जो स्लोप होगा, ये स्लोप कांस्टेंट होगा, और शायद तुम्हें पता हो कि tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 के बराबर होगी। कैसे निकाल भी सकते हो इसको, कोई मुश्किल काम नहीं है। tan थीटा क्या होता है, एक्सेलरेशन, इसका tan थीटा क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt। अब तुम्हारे पास ये यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है समझ नहीं आता मुझे। बीटी ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन होगा ऋषभ, स्ट्रेट लाइन होगा, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन होगा। यूनिफॉर्म वर्ड डिफाइंड नहीं है, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, एक जैसा, तो ये भी एक जैसा है। एक जैसा मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्म जिसको हिंदी में कहते हैं एक जैसा, तो एक जैसे का मतलब समझ में क्लियर नहीं है, इसलिए मैं यूनिफॉर्म वर्ड यूज नहीं करता।
ठीक है। यूनिफॉर्म एक तो अंग्रेजी का वर्ड है, उसका मतलब यूनिफॉर्म भी होता है, पहनने वाली यूनिफॉर्म। तो वीटी ग्राफ यूनिफॉर्म होगा, कोई ये समझे यूनिफॉर्म तो सर पहनने वाली होती है, तो यूनिफॉर्म वर्ड इज नॉट डिफाइंड। अंग्रेजी कॉम्प्लिकेटेड होती है ना। यूनिफॉर्म एक पहनने वाली यूनिफॉर्म भी होती है, इसका मतलब एक समान भी होता है, मगर एक समान क्या, तो दैट वर्ड इज नॉट क्लियर। तो इसीलिए मैं बोलता हूं ये सीधा दिख तो रहा है, ये है झुकी हुई स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। तो सीधी बात करेंगे, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगा, तो वीटी ग्राफ जो है वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगा। हम तो सीधी बात करेंगे, बकवास नहीं करेंगे। तो ए की वैल्यू डीवी अपॉन डी टी आएगी। अब हमारे पास बहुत सारे हथियार हैं, तो डी बाई डी टी ऑफ 2t। अब मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, अब मैं गणित, अभी तक मैंने गणित पढ़ाई थी, अब फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। ये 2 जो कांस्टेंट है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। अब सच्ची में फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, है ना। एनालिसिस, फिजिक्स में एनालिसिस सिखाते हैं। डी बाई डी टी ऑफ टी, ठीक है। तो डी बाई डी टी ऑफ टी क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 टी की पावर 1 माइनस 1। अब तुम्हें गणित अच्छी आती है तो ये सब बच्चों का काम लगेगा, मगर फिर भी मैथ्स लगा लो तो tan थीटा 2 आएगा। तो ये आ गया वेलोसिटी, ये हो गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का ग्राफ तुम्हें पता है। तीसरा मैंने सवाल क्या पूछा था कि हाँ वीटी ग्राफ हो गया, एक्सटी ग्राफ तो पहले ही बना दिया था। ये 2 बार क्यों पूछ रहा हूं मैं, ये काट दो। एक्सटी ग्राफ तो पहले ही हो चुका है, ये बार बार मैंने क्यों लिखा, ये बताया नहीं तुमने। एक्सटी इक्वेशन और ग्राफ तो दोनों ही हो चुके हैं, वो तो दिया ही हुआ है। ठीक है, ज्यादा पढ़ा रहा हूं मैं, सॉरी। तो 1 2 सॉरी क्या हो गया, 1 2 3 4 80 ग्राफ, बस 5 ही होंगे। एक्सटी तो दिया ही हुआ है, ग्राफ उसका पहले ही होगा। 80 ग्राफ इसका क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 2 है, तो 80 ग्राफ क्या हो जाएगा अगर 80 ग्राफ मैं बनाता हूं, तो 80 ग्राफ इसका जो है वो 2 हो जाएगा। वैल्यू इसकी 2 हो जाएगी, कांस्टेंट है, ठीक है। 80 ग्राफ, ए एज अ फंक्शन, ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, ए कांस्टेंट है, ठीक है, ए कांस्टेंट है। अच्छा, इसमें कभी कभी उल्टा भी सोचना पड़ता है। जैसे 80 ग्राफ अगर ऐसा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। 80 ग्राफ का मतलब क्या होता है, डीवी अपॉन डी टी। तो वीटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होगा, वीटी ग्राफ ऐसा होगा। अगर 80 ग्राफ कांस्टेंट है तो उसका वीटी ग्राफ ऐसा होना चाहिए, और वीटी ग्राफ अगर ऐसा है तो एक्सटी ग्राफ ऐसा होना चाहिए। उल्टा भी सीख लो, क्योंकि अक्सर फिजिक्स में हम लोग उल्टा सिखाते हैं कि अगर, और इसको रटाते हैं, ठीक है। अब टेस्ट, अब मुझे टाइम ही नहीं याद रहता है। अच्छा, टाइम कोई काउंट कर रहा, 1 आवर 40 मिनट, टाइम भूल गया। टेस्ट अभी सब्जेक्टिव टेस्ट लूंगा, हाँ टेस्ट दे रहा हूं, रुक जाओ। अभी आज देखो फिजिक्स, जब देखो एक बात आती है, जब मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो मुझे टाइम का याद नहीं रहता, सवाल खत्म, एक एक सवाल 2 2 घंटे चलेगा, तो उसके लिए तैयार हो जाओ, है ना। एक सवाल में बहुत सारी, एक इसके बाद एक सवाल दूंगा जिसको तुम पेपर पे व्हाट्सएप पे करके भेजो, ठीक है। एक इसी तरह का सवाल, फिर टेस्ट दूंगा, ये कहानी खत्म हो जाए। तो यहां पे पूरा सब्जेक्ट सिखा रहा हूं, अब हो गया, मुझे यही चीज रिपीट करनी है। ऋषभ सुन लो बार बार, अब देखो सब बच्चे ध्यान से सुन लो, सब बच्चे ध्यान से सुन लो, फिजिक्स खत्म हो चुकी है। अब मुझे हर जगह यही चीज बतानी है, बार बार, कुछ भी हो, कुछ भी पढ़ोगे, मैं बार बार, मैं 50 बार यही रिपीट करूंगा, यही सब चीजें, बस ग्राफ अलग होंगे, है ना, ग्राफ अलग होंगे। चलो टेस्ट के लिए परेशान कर रहे हो तो टेस्ट लेता हूं, चलो चलो, मगर कल पेन पेपर लेके बैठो, चलो टेस्ट लेता हूं। चलो फिलहाल ये तो खत्म कर दो, ये वाला सवाल तो खत्म कर दो, 80 ग्राफ तो ध्यान से देख लेना, एक बार उल्टी चीज देख लेना, ठीक है। एनसीईआरटी में ये चीज रटाई है उल्टी, एनसीईआरटी पढ़ना, ये चीज रटाई है। अगर 80 ग्राफ ऐसा होगा, क्योंकि इसका स्लोप कांस्टेंट है, तो वीटी ग्राफ ऐसा होगा। तो अपने दिमाग में, एक मिनट रुक जाओ, इसको तो खत्म कर दे दे भाई निलय, इसको तो खत्म कर दे दे। तो इसकी उल्टी चीज समझ लो। अभी एनसीईआरटी में, अगर तुम एनसीईआरटी की किताब पढ़ोगे तो वो इस किताब में यही बताएगा, उल्टा एक्सप्लेन करेगा कि 80 अगर ऐसा है तो ये ऐसा होगा। अभी हम उल्टा भी चलेंगे, तो इसी में सीधा उल्टा चलते रहेंगे। मगर तुम्हारे पास, मैंने कहा था
डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अच्छा है तो अच्छा हो जाएगा। चलो लेता हूँ सवाल लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, सवाल मैंने निकाल के रखे थे, कुछ तो प्रेजेंटेशन के फॉर्म में ही सवाल थे, रुक जाओ मैं निकालता हूँ, बढ़िया सवाल थे कुछ। 1 मिनट रुक जाओ। एक मिनट रुक जाओ। चलो मैं थोड़ा सा अच्छा सवाल देता हूं, और पहले करा हुआ प्रेजेंटेशन के फॉर्म में है। पढ़ाना भी हो जाएगा, सवाल भी हो जाएगा। ये अगर विजिबल भी नहीं होगा तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? सवाल सुन लो। ठीक है, सवाल सुन लेना। अ मैन हैज अ वेलोसिटी वेरिंग विथ टाइम गिवन b इज इक्वल टू 3t²। ये थोड़ा सा इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ये यहां पे लिखा हुआ है, एक सेकंड, यहां पे लिखा हुआ है वेलोसिटी v इज इक्वल टू 3t², है ना? दिख गया तुम्हें क्या? फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ द मैन आफ्टर 3 सेकेंड। अच्छा, कुलदीप को दिख भी गया। v इज इन मीटर पर सेकेंड और टाइम इज इन सेकेंड। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द आफ्टर 3 सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड। अच्छा, इतनी जल्दी दिख, मुझे लगा समझाना पड़ेगा। पहला ये हो गया। दूसरा, फाइंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड। फाइंड आउट द एक्सेलेरेशन आफ्टर 3 सेकेंड। 3 सवाल है, एक साथ कमेंट कर दो, पैसेज टाइप का है। तो आई थिंक कुलदीप को सबको दिख रहा होगा। अ मैन, मुझे ही नहीं दिख रहा। चलो 1 2 3 एक साथ कमेंट आ गए सभी। चलो शुरू करता हूं इसको। और ये क्या टेस्ट है? तो क्या है ये? 3 सवाल टेस्ट ही तो है, फटाफट करो। 1 2 3। तीनों के एक ही साथ कर दो। चलो जो करना है फटाफट करो। शुरू करता हूं पहला वाला। वेलोसिटी 3t² के बराबर है। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ द मैन आफ्टर 3 सेकेंड। तो वेलोसिटी का तो इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें 3 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी? v इज इक्वल टू 3 इंटू
3 का स्क्वायर तो आ जाएगी 27 मीटर पर सेकेंड। सी फर्स्ट का आएगा सी। सी कितने लोग, हाँ फर्स्ट का सी है ना। अलाप गुरु मुरारी का सही है, ऋषभ का सही है। गलती से नहीं सी होगा, फर्स्ट का सी। चलो सेकंड देखते हैं। फर्स्ट का सबने सही बताया, सेकंड देखो। नेक्स्ट है फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए dx अपॉन dt करेंगे। अब सब जो बता दिया dx अपॉन dt करेंगे, ये 3t स्क्वायर के बराबर है। ध्यान से देखना, जो पढ़ा दिया वही यूज हो रहा है, बस उसके अलावा कुछ नहीं। dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3t स्क्वायर dt। और ये मान के चलेंगे ये 0 टाइम से चल रहा है, ठीक है। ये इनिशियली स्टार्ट हुआ 0 से, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ और इसमें x की वैल्यू 0 है, हालांकि ये गिवन होना चाहिए। तो t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, इसको दिया अंदर, तो डेल्टा x क्या हो जाएगा। किसी का कमेंट आया, हाँ भेज दूंगा रोल नंबर भाई, रोल नंबर शीट भेज दूंगा, पीडीएफ फॉर्म में भेज दूंगा। तो डेल्टा x कितना हो जाएगा, 3 t की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, 0 से t। डेल्टा x कितना आ जाएगा, 8 मीटर। अब ये 8 मीटर कैसे आया, समझ आ गया होगा ना, फाइनल वैल्यू 8 मीटर। हाँ सेकंड भी सबने सही कर लिया, सेकंड का d। बड़ी जल्दी निकाल लेता हूँ, सब समझ में आ गया तुम्हें। अब तो बहुत तेजी से चलना होगा। सेकंड का डी काफी लोगों का सही है, यानी कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। सेकंड का काफी लोगों का सही है। देखो डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होने से यही होता है। फटाफट सवाल ले ले, गुरु मुरारी का निकल गया। अब तुम जो बच्चे, अब देखो अभी जो बच्चे जिन्होंने बेसिक मैथ नहीं आती है उनसे तुम बहुत आगे निकल गए। अब फिजिक्स तुम्हारे लिए खत्म हो गई है, 28 मीटर। जिसको डिफरेंशिएशन आता है उसके लिए फिजिक्स खत्म हो गए। कुलदीप शर्मा परफेक्ट, आर्यन गोयल। अभी सेकंड का देख रहा हूं, सेकंड का डी सबका सही है। स्नेहा का परफेक्ट, ठीक है। अब 2D। अब तो आगे जो बच्चे ये जिनमें लाइव क्लास कर रखी है, आगे ये सारी क्लास को तुम ही लोग पढ़ाओगे, ठीक है। अब तुम हो गया इजी है, तो अब इजी क्योंकि इंटीग्रेशन आता है। जिनको नहीं आता उनसे पूछो। अगर ये इजी है तो फिजिक्स अब पूरी इजी है, अब तुम टेंशन मत लो। अगर ये तुम्हें इजी लग रहा है तो फिजिक्स तुम्हारे लिए खत्म। अगर ये तुम्हें इजी लग रहा है तो फिजिक्स तुम्हारे लिए खत्म हो गई। अब तुम कुछ भी कर सकते हो क्योंकि पूरी फिजिक्स में यही है, ठीक है। कुछ नहीं होगा, इक्वेशन डिफिकल्ट हो जाएगी मगर सब यही होगा। एसेशन क्या होगा, फाइंड आउट एसेशन आफ्टर 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड बाद एसेशन क्या होगा, dv अपॉन dt, d बाई dt, ठीक है। तो एसेशन 3t स्क्वायर, a की वैल्यू आ जाएगी, फटाफट करो, मैं जल्दी जल्दी निपटाता हूँ। 6t, तो एसेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड का भी, मगर थर्ड का गलत आ रहा भाई, थर्ड का गलत कर दिया है। थर्ड का बी, हाँ कुछ लोगों का गलत है थर्ड का। मैं नीचे से देखना शुरू करता हूं। अशोक का तो गलत है, थर्ड का डी नहीं है। स्नेहा का सही है, 18 आएगा। ऋषभ का भी नहीं, ऋषभ का भी गलत है।